इसी में अगर मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें, मैंने आपसे पूछा भी था तो आप बता भी रही थी कि आपने न्यूट्रिशनिस्ट जो भी आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटिशियन आल्सो। आपका हार्ट ठीक हो, गट ठीक नहीं है तो आपका गया फाए और खत्म। वो हमारे आयुर्वेद का सिंगल ड्रग कई हजार बीमारियों को ठीक कर सकता है। आपने यज्ञ के लिए अलग से, पूजा के लिए अलग से घी बनाया है, नेचुरल नहीं है वो अननेचुरल घी बनाया आपने। भगवान जी चल जाता है, भगवान जी को सब कुछ चलता है। एक बहुत बड़ा मिथ आता है, डायबिटीज में चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ, है ना, इट इज अ बिग मिथ एंड इट इज अ बिगेस्ट स्कैम। व्हाइट में तो फिर मिल्क भी आ गया, तो मिल्क तो बोलते ही तो हम तो बोलते ही नहीं है पीने के लिए, पर प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है ना मिल्क। गलत। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीरा मेहरा। आज का पॉडकास्ट बहुत मायनों में खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी महिला जो ना सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हर्बल केयर वेलनेस कोच है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शी इज द फाउंडर ऑफ जीवन रेखा मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक। इनके पास लगभग हर बीमारी का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है, फिर चाहे वो डायबिटीज़ हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन या फिर कोई और बीमारी। इनके पास लगभग हर बीमारी का सॉल्यूशन है क्योंकि इनका मानना है कि हमारी हर बीमारी का इलाज नेचर में ही छुपा हुआ है, बस ज़रूरत है तो उसे सही तरीके से पहचानने की। अगर आप भी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है और हेल्दी पॉडकास्ट और होममेड रेमेडीज़ में विश्वास करते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस हेल्दी पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्यभामा। तो डॉक्टर सत्यभामा जी, आपका जो है हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप कैसी हैं? हेल्दी हेल्दी और स्ट्रेस फ्री हूँ। और प्रेजेंट टाइम में तो अगर हम अलर्ट हैं तो सबसे बड़ा बात है कि वी आर अलर्ट। तो आई एम वेरी हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इनटू द पॉडकास्ट। एंड और सबसे बड़ा बात है कि आप मेरे पैशन पे काम कर रही हैं। तो हेल्थ एंड वुमेन्स हेल्थ ये मेरा पैशन है। सो यू आर टॉकिंग ऑन दैट, देयरफॉर आई एम मच मोर हैप्पियर। सो आपकी जो वेलनेस वाली जर्नी है ये स्टार्ट कैसे हुई? क्योंकि जनरली क्या होता है, नीट के बाद लोग MBBS करते हैं, तो आपने BAMS को क्यों चुना? एक्चुअली पार्ट ऑफ टेस्टिंग है। इट इज़ मैं अगर कहूँ कि ये एक विडंबना है जो हमारे इंडिया में, कि आपको एक कॉमन क्वालिफाइंग टेस्ट करना पड़ता है और उसमें नंबर 1 2 3 4 10 है ना, आप MBBS चले जाएंगे, फिर 10 to 50 आप BAMS चले जाएंगे, इस टाइप का होता है। इट्स अ काउंटिंग, आई डोंट से दैट। काउंटिंग के अनुसार आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट MBBS जाता है, देन BAMS कम्स एंड देन डेंटल में जाते हैं। तो इट्स लाइक ये आपकी चॉइस नहीं होती कई बार। एंड इट वॉज नॉट इवन, आई डिडंट नो कि ऐसा कोई चॉइस होता है। तो पहले MBBS फर्स्ट मार्किंग्स में MBBS उन लोगों को मिल गया कुछ, देन आई गॉट द चांस इन BAMS। और व्हेन आई एंटर्ड BAMS तो मुझे पहला चीज़ ये था कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन, आई एम 92 बैच। सो 92 में आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं बात करते थे। तो पहला तो ये था कि भाई कैसे करेंगे, ये है क्या साइंस और किस तरीके से। बट एक चीज़ पक्का पता था, वेद हमारे घर में पढ़ा जाता है पहले से भी, तो वहाँ पे वर्णन है कि आयुर्वेदिक पार्ट ऑफ वेद है। और तो वहाँ से पता था। देन आई एंटर इनटू इट एंड कोर्स जिस तरीके का बना है वहाँ पे यू विल रीड बोथ ऑफ देम। तो मॉडर्न साइंस भी आप पढ़ते हैं कोरिलेट करने के लिए, और आयुर्वेद तो है ही। आयुर्वेद वास्ट साइंस है, अपने आप में वास्ट है, प्लस एलोपैथी उसमें हमें कोरिलेट करना पड़ता है, तो इट बिकम इवन मोर वास्ट। तो ये चांस जब मुझे मिला, आई वाज हैप्पी कि मुझे 2 साइंसेस एक साथ पढ़ने को मिल रहे हैं, एंड इट कंटिन्यूड। तो और उसमें से भी आयुर्वेद का 2 पार्ट है। एक तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ हैं उनका स्वास्थ्य की कैसे रक्षा कर सकते हैं, और आतुरस्य विकार प्रशमन।
तो मतलब जो आतुर है, मतलब बीमार है, उनका विकार जो होता है, मतलब डिजीजेस व्हाट वी कॉल इट, ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो 2 पार्ट में आयुर्वेद है। सो अब चॉइस आपके पास होता है हमेशा, तो ठीक करने वाला पार्ट तो डॉक्टर को वैसे ही मिल जाता है, बट आई वाज मोस्ट इंटरेस्टेड ऑन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, प्रिवेंशन। और देखिए कि विडंबना क्या हो गई कि 92 से लेकर आज तक में लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज़्यादा भरमार में हुए, एंड वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, वी हैव टू rather prevent it. Right. And then वो प्रिवेंशन वाला पार्ट अभी चल रहा है मेरे साथ. So I'm treating on one table and preventing on the other table. Right. So this is how it started. तो प्रिवेंशन पे जैसे हम बात करें तो जनरली लोग ये बोलते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये पहले तो इससे सही नहीं होता, सही भी होता तो बहुत लेट, बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा बोलते हैं। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है या आयुर्वेदिक जो भी प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, लोगों का जनरली ऐसा मानना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नेचुरली मैम, इट्स ये ऐसा साइंस है जो सिम्टोमेटिक रिलीफ पे विश्वास नहीं करता। इसके 4 स्तंभ हैं, आहार, विहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये चारों पे काम करता है, और ये जो 4 स्तंभ हैं इन्हीं पे काम करना पड़ता है हमें। तो अगर आप किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेंगे तो वो टाइम लेगा, बिकॉज वो जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ से आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और जहाँ तक हम हैं वहाँ तक सिम्टम्स कम्स लास्ट। और मॉडर्न साइंस सिम्टम्स पे काम करता है। पेट दर्द है, पेट दर्द की दवाई ले लो। बुखार है, बुखार की दवाई ले लो। बट बुखार बीमारी तो नहीं है। बुखार का कारण तो कुछ और है। मलेरिया भी हो सकता है, फाइलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। तो आपने सिम्टोमेटिकली रिलीव कर दिया, ये तो क्योर नहीं है। तो वो जो आजकल जो हम आयुर्वेद वाले पहले भी कहते थे दवाई तो दबाएगी, लेकिन आयुर्वेद क्योर करेगी, और श्योरली ये स्लो होगा, बिकॉज आप चारों स्तंभ पे काम करेंगे, प्लस एक के बाद एक ही चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी डन विद इन 24 आवर्स, है ना। तो इट विल टेक टाइम। तो जैसे आयुर्वेद में होता भी ऐसा कि पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आफ्टर 30 क्या फीमेल्स की बॉडी पे कुछ अलग चेंजेस आते हैं, और आते हैं तो कौन कौन से आते हैं? मैम, जो कॉमन प्रॉब्लम्स फीमेल में, अब तो 30 नहीं रहा, अब तो 20 से स्टार्ट हो जाता है ना। हार्मोन चेंजेस फीमेल की लाइफ में 4 बार आता है। तो 30 के बाद जो आप चेंजेस मुझसे पूछ रहे हैं, दैट इज़ पेरीमेनोपॉजल स्टेज, व्हेन द बॉडी इज़ नाउ गेटिंग डेफिशिएंसी इन फ्यू ऑफ द हार्मोन्स, और कुछ हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, कुछ हार्मोन्स कम हो रहे हैं, कुछ हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। तो और ये सारे हार्मोन्स जो हैं बॉडी में नेचुरली बहुत सारे चेंजेस पैदा करते हैं, जैसे मूड स्विंग्स है, फटीग है, जनरलाइज्ड बॉडी एक है ना, एंड अलॉन्ग विथ इट द ट्रांसफॉर्मेशंस दे बॉडी गेट, बाल झड़ जाना, है ना, स्किन का डल हो जाना, पिगमेंटेड हो जाना, नेल्स का ब्रिटल हो जाना, जिसके लिए वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सो द ब्यूटी पार्ट ऑफ इट, तो ये कम हो जाता है। मैं आपसे वही पूछने वाली थी देन कि आफ्टर 30 जो है आयुर्वेद आपकी कैसे हेल्प करेगा टू स्टे, मतलब यंग, और टू स्टे यंग। आयुर्वेद डील्स विद जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट आपको नेचुरल वे में किसी भी मेडिसिन के बगैर आपको नेचर के बहुत करीब रख के ट्रीटमेंट वाला पार्ट डील करता है। एंड सेकेंड पार्ट होता है कि वो आपके स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए दे हैव माइंडसेट योगाज एंड प्राणायाम वगैरह है आपको, जो आपके माइंड शिफ्ट को चेंज करता है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस आयुर्वेद में हैं, जो आप बहुत थोड़ा सा चेंज करके भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। लेट मी टेल, अगर आपको हार्मोन शिफ्ट करना है, तो अगर आप अर्ली राइजर बन जाते हैं, सपोज आप 5 AM उठ जाते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग विच यू डू
इज जस्ट गो फॉर अ वॉक. आपका हार्मोन एक पूरा शिफ्ट होता है. ठीक है, तो इतना छोटा चेंज भी आपके लाइफ में चेंज ला सकता है. बट वो दिक्कत होती है ना सुबह उठने में. एग्जैक्टली, दैट इज बिकॉज वी आर सफरिंग लाइफ स्टाइल ना. कि आहार में मैं एक एक पार्ट को आपको बता देती हूँ. आयुर्वेद डील्स इन ऑल दिस 4 स्टफ. आहार में केवल खाना नहीं है, है ना. तो खाना क्या है, कब है, कैसे है और कितना है, ये 4 पार्ट्स हैं. हमको उसको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप उनमें से थोड़ा सा भी ध्यान रख लेते हैं तो आपके लाइफ में चेंज आ जाएगा. तो ठीक है. इसी तरीके से रहन सहन है जो विहार में आता है. रहन सहन का मतलब होता है सीजनली वी चेंज. हमारे हार्मोन्स भी सीजनली चेंज होते हैं, है ना. तो सीजनली वी चेंज, तो हमारे विहार में भी हम अगर परिवर्तन करते हैं, गर्मी में दोपहर को थोड़ा सा सो जाएं, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है. सर्दियों में दोपहर को ना सोएं. ऑलरेडी नाइट लंबी होती है. बहुत लंबी नहीं, वो उसकी वजह से नहीं मैम. व्हेन यू स्लीप इन विंटर्स, आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी लेथर्जी फील करेगी. ऐसा क्यों होता है मतलब? ड्यू टू कफ. कफ का प्रॉब्लम होता है. ओके. और गर्मियों में क्या होता और गर्मियों में आपका तपन है बाहर, इट इज शुष्क. ठीक है ना. तो आप अगर दोपहर को नहीं सोते तो आप थकान महसूस करेंगे. टू रिस्टोर योर एनर्जी. ओके. तो आपको नैप लेना चाहिए 1 घंटे. बिल्कुल लेना चाहिए. गर्मियों में 1 घंटे का नैप इज अ मस्ट. तो ये विहार में है, आयुर्वेद में. ठीक है ना. नेक्स्ट कम निद्रा. आप शॉक हो जाएंगे ये सुन के. आप 8 घंटे की नींद से जितना कम नींद ले रहे हैं उतना आप अपने आप को किल कर रहे हैं. एटलीस्ट 6 आवर्स स्लीप होना चाहिए. और जितना कम ले रहे हैं पर आवर, आप अपनी बॉडी को 10% लूज कर रहे हैं. सो आजकल अगर मैं किसी भी पैरामीटर को चेक करती हूँ, यंग और ओल्ड, 20 ईयर्स का बच्चा होगा, उसका बॉडी पैरामीटर्स ऐसा होगा विच विल कॉरेस्पॉन्ड अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स और 45 ईयर्स ऑफ एज. तो हमारी उम्र कम नहीं हुई है. हम पैरामीटर वाइज बूढ़े हो चुके हैं. वी आर रियली टचिंग 100, बट 20 साल में 100 टप रहे हैं. बिकॉज वी आर डिटोरिएटिंग. हमारा बॉडी खराब हो रहा है. वी आर जस्ट डाइंग डे बाय डे इन सेलुलर लेवल, जो हमें पता तो नहीं चल रहा. लेकिन आप देखिए कि जो लोग पहले के ज़माने में 40-45 साल के लोग जिस तरीके के दिखाई देते थे, आज 25-26-27 साल के बच्चे वैसा दिखाई देते हैं. राइट. मैंने बहुत सारे जो है काफी एज के हैं पर अभी भी उन पे इतनी वो है, मतलब एनर्जी ग्लो है, होगा, एनर्जी होगी. और यंगर मास भी. आप अगर अपने सिर्फ खाने और लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दे देते हैं तो भी आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. यू मे एज डाउन. हम लोग करते हैं, पैरामीटर चेक करते हैं. 10 डेज का ट्रायल कई बार हम लोग देते हैं. कई लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम उनको 10 डेज का ट्रायल देते हैं. कैसे चेक होते हैं पैरामीटर्स? इट्स अ बॉडी स्कैनर. बॉडी कंपोजिशन. एक्चुअली पहले मोटापे का पैमाना था कि वजन बढ़ गया तो मोटापा हो गया. बट नाउ इट इज नॉट दैट. फैट एक्चुअली वो नहीं होता. यू नो, यू मे बी थिन बाय लुक, यू मे बी बल्की बाय लुक, बट अगर फैट का कंपोजिशन ज़्यादा है तो आपकी बॉडी डिटोरेट कर रही है. यू नो, बिकॉज इट इज़ वो अपना जगह कहाँ बनाएगी? कहीं ना कहीं तो रहेगी ना हमारी बॉडी में. जहाँ पे उसका जगह नहीं था तो कहाँ रहेगी? वो रहेगी तो बॉडी में ही. कहाँ रहेगी? मसल्स में रहेगी, तोंद में रहेगी, हिप्स पे रहेगी, शोल्डर पे रहेगी. तो कहीं ना कहीं तो रहेगी ना. और वहाँ से भी हटेगी तो फिर वो सर्कुलेशन में आएगी. दैट्स वाई वी आर सफरिंग हार्ट अटैक्स, वी आर सफरिंग न्यूरो डेफिशिएंसीज, है ना. ये सब इसी वजह से तो हो रही हैं. तो ये फैट कंपोजिशन जो है, बॉडी कंपोजिशन है, दैट मैटर्स मोर देन व्हाट वी थिंक. हमारा वेइंग मशीन इज नॉट द रियल डायग्नोसिस कि हम वेइंग मशीन में खड़े हो जाते हैं, मेरा हाइट इतना है, मेरा वेट इतना है, इट्स डन. इट्स नॉट लाइक दैट. BMI जब कैलकुलेट करते हैं तब तो लोग बोलते हैं अगर आपका BMI 25 के नीचे नीचे है तो आप फिट है. ये BMI का कॉन्सेप्ट भी एक एवेइंग कॉन्सेप्ट है. एक एवेइंग कॉन्सेप्ट है. बिकॉज BMI डजंट शो एनीथिंग. इट इज जस्ट वेट एंड हाइट प्रोपोर्शन. राइट. ठीक है. तो वेट एंड हाइट के अलावा भी बहुत कुछ होता है हमारी बॉडी में. वी हैव वाटर.
हमारा बॉडी स्वेल भी तो करता है, इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है. वी हैव अ बोनी मास विच डिटोरिएट्स बाय एजिंग. हम जब बड़े हो जाते हैं, एज्ड हो जाते हैं, तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होता है. वो हड्डी क्यों गल गई फिर? तो बोनी मास भी है, हमारे साथ मसल मास भी है ना. अगर हमारा चर्बी ज़्यादा होगा तो मसल मास कम हो जाएगा. फिर है ही हमारा वाटर. ये 4 चीज़ें मिलके हमारा वेट बनाती हैं. तो केवल हाइट और वेट से कैसे हो जाएगा पैरामीटर चेक? आप शॉक हो जाएंगे. 28 साल के बच्चों में, 25 से 30 साल के बच्चों में 40% तक बॉडी फैट आ रहा है. कि एक 3 बच्चा भी अगर है, उसका वजन अगर 50 किलो है, तो 40% का मतलब क्या हुआ? 5 हो जाए 20 kgs इज फैट. बट उसका वेट तो कम है, फिर यहाँ पे वेट कम है ना, तो आप तो कहेंगे वो नॉर्मल है, बट उसे प्रॉब्लम्स तो सारी आ रही होंगी. केवल पतले होने से अगर आप हेल्दी हैं तो इट इज ओके, बट पतले होकर अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना. फीमेल्स में हो या मेल में हो, व्हाट इज द डेफिनेशन कि एग्जैक्टली ये है हेल्थ का डेफिनेशन ओनली आयुर्वेद में परफेक्ट है. क्या एक हेल्दी इंसान? केवल वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं हो सकता. एब्सेंस अगर डिजीज नहीं भी है, अगर वो शारीरिक तौर पे मान लीजिए लंगड़ा हो गया, तो वो हेल्दी है क्या? वो हेल्दी नहीं हो सकता, बिकॉज वो बहुत सारे काम नहीं कर सकता. ठीक है. तो नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, इट्स फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग. अगर इंसान शारीरिक तौर पे पूरी तरीके से ठीक है, सब कुछ उसका ठीक है, लेकिन अगर उसका दिमाग चल गया तो क्या वो नॉर्मल रहेगा? दोनों ठीक है, फिजिकली भी ठीक है और मेंटली भी ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअलिटी इज बिलीविंग इन योर यूनिवर्स, बिलीविंग इन योर सेल्फ प्रेजेंस, आपका अपना वजूद होना. सुइसाइडल टेंडेंसीज क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपना वजूद खो देते हैं किसी और बंदे की वजह से. दैट इज स्पिरिचुअल वेलबींग. तीनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ तो आप स्वस्थ नहीं है. ये तीनों ठीक हैं. तो आपको लगता है इस पूरी दुनिया में कोई स्वस्थ होगा? बिल्कुल है. हमें देखने में थोड़ा सा कम मिल रहा है, बिकॉज वी आर नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो. हम थोड़ा सा हर स्टेज ऑफ लाइफ से अलग हो गए हैं, और हमारी सोच इतनी बदल दी गई कि हम पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं. ठीक है. तो हमें वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज वो हमारे पे पुश ऑन हुई है. हमें ये बताया गया कि हिंदी अच्छी भाषा नहीं है, आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, तब आप सुपीरियर फील करेंगे. तो ये कैसे हुआ? बिकॉज एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया. उसने हमें वो नहीं बताया जिसमें हम जिंदा थे. भारत कभी एजुकेशन में गुरु हुआ करता था. लोग बाहर से आके हमारे यहाँ पे पढ़ने आते थे, एजुकेशन लेने आते थे. अब क्यों नहीं आ पाते? हम क्यों बाहर जा रहे हैं? बिकॉज हमारे में ये पुश ऑन किया गया कि आप जो एजुकेशन लेने जा रहे हैं, द बेटर एजुकेशन यू विल गेट आउटसाइड. तो हम बाहर जा रहे हैं, पैसा खर्चा करके डाल रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे के जा रहे हैं. तो हमारी वैल्यूज़ चेंज कर दी गई हैं. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबडी नाउ. आप जिस फ्लैट में रहती हैं, अगर बगल के फ्लैट में आपके कुछ हो जाता है, आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक बाहर हो हल्ला नहीं मचता. और शायद तब भी ना पता चले, आप हल्ला मच रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दे. दिस आर सोशल वैल्यूज विच हैव चेंज्ड. और इसको चेंज करने के लिए फिर एक जनरेशन चाहिए. इट विल चेंज श्योरली. अब एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है, बच्चों के हाथ में मतलब वेदास दे आर नाउ ऑन इंटरनेट. तो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं. अब एक और चेंज आया है कि एलोपैथिक और आयुर्वेद का ब्रिज कोर्स आ गया है. तो अब जो बच्चे पढ़ के आएंगे, वो चाहे एलोपैथी भी पढ़ के आएंगे, तो उन्हें पार्ट ऑफ आयुर्वेद तो पता चलेगा एटलीस्ट कि हाँ इसका प्रभाव इसमें कैसे है. जैसा हम पढ़ते थे कि आयुर्वेद पढ़ रहे थे और एलोपैथ को कंपेयर कर रहे थे बिकॉज ऑफ मेडिसिन, बिकॉज ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीजेस. अब उल्टा होगा. दे विल लर्न आयुर्वेद और वो एलोपैथ को उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो डिफरेंसेस तो पक्का आएंगे. तो जैसे अभी आप मॉडर्न एजुकेशन की बात भी कर रही थी, तो मैंने आपको देखा है आपने आयुर्वेद को और मॉडर्न जो हमारा कल्चर है इसको कैसे कंबाइन किया? आयुर्वेद बहुत डीप इन साइंस है. लोगों को ये लगता है कि यार मेरे को एक शॉर्टकट मेडिसिन मिल जाए,
है ना। Right. तो मुझे ये राजी नहीं था कि मैं डिजीजेस को मेयर उनके सिम्टम्स से ट्रीट कर दूं। किसी को उल्टी हो रही है तो उल्टी के लिए दवाई दे दूं, दैट्स ऑल। ये मेरे को समझ में नहीं आया। अगर मैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस देती हूँ तो वो लोग ये चीज़ समझेंगे कि उल्टी तो गंदगी की वजह से है ना, Right. पेट में कुछ गड़बड़ चीज़ें गई हैं। तो इसको जब तक आप निकालेंगे नहीं तो आपका पेट ठीक नहीं होगा। देन आई स्टार्टेड इट कि अब मेरे को इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, बिकॉज ब्लेंड नहीं करूँगी तो मैं अपने साइंस में इसको ट्रीट नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि एक गोली तो हमारे आयुर्वेद में है ही नहीं, सिंगल ड्रग थेरेपी तो है ही नहीं, है ना। तो मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया एंड आई थॉट कि मेरे को इसको आयुर्वेद के एंशिएंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रखते हुए, है ना, मॉडर्न लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसका कारण तो कहीं और है। उस कारण को ठीक कर लेंगे तो आपकी बीमारियां होंगी ही नहीं। तो देन प्रिवेंशन ऑफ द पार्ट केम इनटू इट, और प्रिवेंशन आने के बाद ये दोनों ब्लेंड हो गया। ओके और इसी में अगर मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें, मैंने आपसे पूछा भी था तो आप बता भी रहे थे कि आपने न्यूट्रिशनिस्ट जो भी आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटिशियन आल्सो, और इसके लिए मैंने स्पेशल कोर्स किया। दैट वाज बिकॉज हमने देखा कि बच्चे आजकल जो है ना, वो लोग वो खाना नहीं खाना चाहते जो उन्हें मिलता है घर में। वो खाना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, है ना, जो बाहर से आया है ना। पाश्चात्य में मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ साथ कपड़े ही केवल चेंज नहीं हुए, हमारी विचारधारा भी चेंज हो गई, हमारा खाना पीना रहन सहन भी चेंज हुआ। फ़ोन आया तो वो इंटरनेट भी लेके आया, है ना, और उसमें स्क्रोलिंग भी लेके आया, है ना। तो ये सब कुछ एक साथ आया, तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे कुछ भी खाने के लिए, और उनको सब कुछ बहुत ईजी चाहिए। और जब न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो आपको बीमार तो होना ही पड़ेगा, है ना, आपको बीमारी होगी ही होगी। एंड देन दे सफर्ड विद लाइफस्टाइल डिजीजेस, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आजमा, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, आर्थराइटिस, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। और इनको चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, आपका फूड नहीं चेंज करते, तो इसको भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेरे को सर्च करना पड़ा कि मैं एक ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन लाऊं जो इजी हो, है ना, नेचुरल हो, इजी हो, और कस्टमाइज कर सकूं मैं उसको। वहाँ से न्यूट्रिशन एंटर किया। ओके तो कोई ऐसा केस याद है आपको कि आपने जो है उसको ये चीज़ रिकमेंड करी थी मॉडर्न न्यूट्रिशन के साथ एंड आयुर्वेद के साथ, दोनों को ब्लाइंड करके ये चीज़ उसको मैंने रिकमेंड करी थी। आजकल जैसे जेनजीज है वो नहीं खाते हैं बट बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें वो बीमारी भी सही करनी है बट बाहर का खाना भी नहीं छोड़ना है, तो इस चीज़ का लेके आपको कोई एक्सपीरियंस है ऐसा कि कोई? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मैम। मॉर्निंग में मेरा सेशन चलता है 8 से 9, वो हेल्थ सेंटर है एंड इट्स अ ब्लेंड ऑफ दैट। तो वहाँ पे जो लोग ये बच्चे जो जेनजीज हैं, ये लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं आते जब तक कि वो लोग बिल्कुल बेड पे नहीं होते, ठीक है ना। उससे पहले तो सारी कोशिशें हो जाती हैं, और जब वो लोग बिल्कुल बेड पे आ जाते हैं और जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, मेडिसिन ज़िंदगी भर खाते रहो, तब वो लोग ढूंढते हैं, जैसे मैंने ढूंढा था, है ना, कि अब क्या, है ना। और जब हम लिमिटेड हो जाते हैं तब हम कुछ ना कुछ नया सर्च करते हैं, इन्वेंशन, है ना। तो वो लोग आते हैं एंड देन उनको ये दिखाई देता है कि एक तरफ मेरी ज़िंदगी है और दूसरे तरफ मैडम का एडवाइस है ना। तो उनको शुरुआत में ये कहना पड़ता है कि भाई अब क्या डिसीजन है, अब भी तुम पास्ता खाओगे या थोड़ा बहुत बदलोगे? नहीं मैडम, कैसे भी ठीक कर दो। तो उसके बाद वो लोग सरेंडर मोड में आ जाते हैं। तो देन आई ऐड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स फॉर उनके रहन सहन, लिविंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए। हैबिट्स चेंज करना पड़ता है। एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन, रिसर्च न्यूट्रिशन, जो कि टाइमली उनको दिया जाता है, और साथ में उनको अवेयरनेस क्लासेस भी देना पड़ता है।
सो आई डू इट मॉर्निंग फिजिकल, इवनिंग में हम उनको जूम क्लासेस देते हैं ओके। कि आप लोग सुनिए तो सही कि क्या चाहिए, है ना। तो उनको कंपलसरी किया जाता है इस चीज़ को सुनने के लिए, और जब वो लोग ऑन बेड होते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि हाँ सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मैडम देगी नहीं ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो वो लोग मान जाते हैं। एंड फ्यू ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स आई विल से यू, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट, सीवियर इन्फेक्शन मिलियरी टीबी कन्वर्ट हो चुका है, और उनको ये बताया गया कि लेफ़्ट लंग में आपका पानी भर गया और लेफ़्ट लंग आपका फंक्शन नहीं कर रहा, और अब आपके साथ लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही है और कुछ नहीं कर सकते आप। और आपको जो भी सिम्टम्स हैं, सांस की दिक्कत है या जो भी है, ये इनको आपको लेके जीना पड़ेगा। मे बी यू हैव अ वेरी स्मॉल लाइफ। किसी के बताने पर वो मेरे पास आए और देन शी टोल्ड कि अब मेरे को कुछ तो कर दो। तो उस स्टेज में एक लैटेंट स्टेज होता है, जब ट्यूबरकुलोसिस का हाईएस्ट स्टेज होता है, उस स्टेज में फिज़िकली काफ़ी परेशान होते हैं वो लोग, खाना नहीं खा पा रहे होते, एनर्जी जीरो होती है। तो उस स्टेज में नॉट मच टू डू, तो उनको न्यूट्रिशन पे रखा गया और कुछ उनकी हैबिट्स चेंज की गई, कुछ उनके डाइट पे मैंने काम किया। जब चेकिंग हुई तो शी हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। 1 महीने में उसकी सांस की दिक्कत कम हो गई, वो चल के आती है मेरे यहाँ। न्यूट्रिशन हमारा, लाइफस्टाइल उनका, चेंजेस कुछ खाने में, कुछ रहन सहन में, कुछ वॉकिंग ऐड किया जाता है, कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेस हम उनको सेंटर पे कराते हैं, और स्लीप का हैबिट चेंज करा देते हैं। तो बाय दैट दे गेट वेरी गुड रिजल्ट। इसी से रिलेटेड मेरे भी एक किस्सा है। मेरी एक दोस्त थी, उसकी दीदी की जब शादी होनी थी ना, उससे कुछ टाइम पहले उनके लंग्स में ना पानी भर गया था। जस्ट सडनली उनको दिक्कत होने लगी थी सांस की, तो उनकी बाद में आया कि उनके लंग्स में पानी भर गया। तो ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही है आजकल? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ओके, यंग एज पे भी हो जा रहा है ये तो ट्यूबरकुलोसिस कैन हैपन एनी टाइम, इट इज़ अ डिजीज। ओके इसके पॉजिटिव एजेंट है। ओके। तो किसी को प्रिवेंशन चाहिए होगा तो कैसे? प्रिवेंशन तो एक ही है मैम, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द पॉल्यूशन, और आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में, प्लस खांसी को अंडर एस्टिमेट मत करें, है ना। खांसी के कीटाणु टीबी बनाते हैं, तो छोटी खांसी इट्स ओके, जब वो थोड़ी बढ़ती है तो लैरिंजाइटिस बन जाती है, फिर फेरेंजाइटिस बनती है, फिर लंग्स में इन्फेक्शन निमोनिया बनाता है, और जब निमोनिया बिगड़ जाता है तो टीबी बनाता है, ठीक है ना। तो इट्स और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है टीबी का, कि हमको खांसी हुई, हमने खांसी रोक दी, कुछ भी ले लिया, स्टेरॉइड भी ले लेते हैं। लोगों की एक आदत है 40 रुपए की दवाई ले लो खुराक बना के, और खुराक में वो लोग सब कुछ दे देते हैं, तो आपकी खांसी दब जाती है, आपको लगता है आप ठीक हो गए, और वो जो दबी हुई खांसी या जो कफ अंदर गया है, कफ इज अ साइन। कफ हमारे बॉडी में कुछ भी गलत चीज जो अंदर गई है उसको निकालने का तरीका है, कफ ड्रेनेज है ना। और वो कफ के साथ ही वो कीटाणु बाहर निकालती है हमारी बॉडी। इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ बॉडी, और उसको हम सप्रेस कर देते हैं। तो अगर आप मतलब आपका कहने का मतलब अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसको कुछ दबाइए मत। अच्छा, उसको दबाइए मत, बल्कि खांसी क्यों हो रही है उसको सर्च करिए, और उसका भाप वगैरह लेके उसे निकालिए, जो चीज अंदर गई है गलत, ओके, वो निकालेंगे भी तो उसी रास्ते, लंग्स में और कुछ नहीं जाता, इट्स ओनली सांस जो जाता है अंदर। पोल्यूशन तो आप निकालेंगे कैसे? ज्यादा सांस लेके निकालेंगे या खांसी करके निकालेंगे? और खांसी में जब आपका कफ निकलता है तो इट इज लुब्रिकेशन, जो बॉडी उसको गीला करती है ताकि आपका वो कीटाणु उसमें चिपक जाए, और फिर वो उसको एक्सपेल करती है थ्रू कफ प्रोसेस, और हम उसको दबा देते हैं। अगर किसी को कफ हो रहा है तो एटलीस्ट 1-2 दिन आपको जो है, एटलीस्ट 5 days रुकिए प्लीज। लेकिन जब तक वो आपको एग्रावेट ना कर दे या आपको इतना परेशान ना कर दे, एलर्जीज भी हो सकती है ना, इन्फेक्शन की बजाय एलर्जीज भी हो सकती हैं, तो एलर्जी कफ शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली, क्योंकि वो डेंजरस हो सकती है अगर हम वेट करते हैं। तो इट शुड बी ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली। घर पे कोई ऐसा रेमेडी है जिससे खांसी भी सही हो जाए और आपके अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन भी ना रह जाए? बहुत सारी, लाइक तुलसी का काढ़ा। तुलसी का काढ़ा कैसे बनाएंगे? काली वाली चाय, मतलब गरम, बस पानी को पानी उबालिए, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालिए, एक बार उबाल दीजिए, निकाल लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए, 2-4
गोल मिर्च डालिए, उसे ढक के छोड़ दीजिए, ओके और जब वो गुनगुना रह जाए उसे थोड़ा थोड़ा करके पीजिए। ओके। और एक्सीलेंट एंटीबायोटिक तुलसी, हम्म, और एक्सीलेंट एंटी इंफ्लेमेटरी गोल मिर्च। मैंने ऐसे भी सुना है अगर आपको खांसी हो रही है तो आप ना अदरक को और क्रश शहद। करिए, क्रश करिए, उसका जूस निकालिए, चम्मच गरम करिए, उसे बाहर निकाल दीजिए, उसमें अदरक का रस डालिए और उसको उसमें शहद मिलाइए और चाट लीजिए। और किसी को अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो भाप लीजिए, भाप ले। सबसे बेटर वे। हम्म गर्म पानी का भाप नमक डाल के, जो डेगची में करते थे, है ना, पतीली में गर्म पतीले में पानी गर्म पानी करिए करके और ढक के आराम से भाप लीजिए। दैट्स द बेस्ट वे। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई खांसी वगैरह की। इसके अलावा भी ना बहुत सारे, जैसे आप अभी हम जब बात कर ही रहे थे कि लंग्स इन्फेक्शन की, एयर पोल्यूशन की बात चली रही है, तो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे AQI 400 के आसपास पहुंच जाता है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मास्क, यू हैव टू फिजिकली प्रिवेंट, फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप इतना पेड़ नहीं लगा सकते। किसी भी शहर में अगर आपका पोल्यूशन ज़्यादा है, अगर आप उससे ज़्यादा पेड़ लगा देते हैं, पर पर्सन वी नीड 10 ट्रीज एटलीस्ट फॉर ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए। ओके। ठीक है, पर पर्सन। ठीक है, अगर आप उतना पेड़ नहीं लगा सकते तो आप पोल्यूशन कभी कम्बैट नहीं कर सकते, क्योंकि पोल्यूशन को लड़ने के लिए पोल्यूशन के भी तरीके हैं ना, क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है, राइट। है ना? फैक्ट्री से अलग पहले pollution। तो कुछ अलग था, पहले पोल्यूशन था केवल आपका, आप घर में खाना बनाते थे तो उससे पोल्यूशन होता था, यज्ञ से पोल्यूशन नहीं होता। Right। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि यज्ञ आप कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। नेवर। यज्ञ में जो भी चीजें यूज होती हैं, जो लकड़ी यूज होती है, आम की लकड़ी, इट्स एन एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, उसमें पड़ने वाली घी आपने करप्ट किया है, उस घी को आपने यज्ञ के लिए अलग से, पूजा के लिए अलग से घी बनाया, नेचुरल नहीं है वो अननेचुरल घी बनाया आपने। भगवान जी चल जाता है, भगवान जी को सब कुछ चलता है, तो घी वही वाला डलना चाहिए जो हमारा देशी घी होता है, गाय का बनाओ। उसको जब हम डालते हैं, उसके साथ हवन सामग्री में क्या क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 10 वुड्स, डिफरेंट वुड, 10 डिफरेंट वुड्स होते हैं, जिसमें से सारी ही औषधियां हैं और वो डिफरेंट बैक्टीरियाज में काम कर रही है, और तब जलाया जाता है। और उसके साथ मंत्रोच्चारण होता है। मंत्रोच्चारण इज अ डिफरेंट साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ वाइब्रेशन, इट्स अ साइंस ऑफ साउंड। इससे बॉडी में कुछ अलग चेंजेस आते हैं? 100% चेंजेस आते हैं मैम। नेट ढूंढना, हाउ साइंस, नाउ साइंटिस्ट आर डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर साउंड वेव डिफरेंशिएशन। आप एक साउंड बजाए हैं, एक मेटल का प्लेट रखिए, मेटल के प्लेट में थोड़ी सी रेत रखिए और उसको डिफरेंट चीज़ों से बजाइए, लकड़ी से बजाइए, लोहे से बजाइए, किसी भी चीज़ से बजाइए, और उसके जो वेव्स बनेंगे, यू विल सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैंड। नेट में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। तो साउंड्स हैव अ डिफरेंस, एंड इवन द मोस्ट पावरफुल मंत्र is Gayatri Mantra. गायत्री मंत्र। And the most powerful chant is Om. यार ओम के बारे में तो मैंने बहुत सुना है कि हीलिंग। अब सुनाई दे रहा है ना मैम, अब सुनाई दे रहा है, अभी तो बहुत कुछ सुनाई देना बाकी है। ओम इज जस्ट अ पार्ट। एक और मजेदार बात बताते हूँ, आजकल घंटी का प्रचलन खत्म हो गया। हाँ, शोर लगता है लोगों को। हाँ, कहीं मंदिर में घंटी बज रही होती है, हम भी कैसे बजाते हैं कि हम खुसते चले जाते हैं और घंटी बजाई और हम आगे। हाँ। घंटी का लोकेशन से शुरू करके घंटी का मेटल और घंटी का वाइब्रेशन, घंटी का लेंथ, दिस वेर ऑल कैलकुलेटेड। और घंटी बजाने का, घंटी को सेंटर ऑफ द डोर रखा जाता है, बिकॉज उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाता है सो दैट वो जो मेटल है, वो मेटल जब एक दूसरे में बजता है, दैट क्रिएट्स अ वेव। ठीक है, और वो वेव का सरकमफरेंस बढ़ता चला जाता है। एनीवे, आप पत्थर डालिए किसी पानी में, वेव बनता है एंड वेव मूव्स। सेम चीज घड़ी साउंड के साथ भी है, इट मूव्स। तो प्रचलन था, प्रचलन नहीं था, साइंस था कि आपको उस वेव के दरवाजे तक पहुंचने तक आपको घंटी के नीचे ही खड़ा रहना है।
ताकि वो वेव जो साउंड वेव है दैट विल पेनिट्रेट योर हेड, कान से आपके दिमाग तक पहुंचे और आपका फिजिकल वेलबींग अच्छा रहे, क्योंकि दैट इज कामिंग, दैट इज एन ऑरा विच इज क्रिएटेड। अब आप ऑरा की बात करते हैं, राइट। अब जब मतलब आयुर्वेद की बात हो रही है तब जाके ये सारी चीजें हो रही है, मतलब इससे पहले तक लोग इसे ना मतलब वो कि ये तो शोर है, हाँ शोर है या मतलब फालतू की अब चीजें। जब आप कहीं और से सुनते हैं ऑरा, साइलेंस, म्यूजिक, अब आप कोई मंत्रोच्चारण करके, जब विदेशी मंत्र उच्चारण करता है, गलत उच्चारण कर रहा होता है, उसको लगा के आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब वो लोग समझा रहे हैं तब हमें समझ में आ रहा है, बट इट वॉज लॉन्ग बैक, हमारे संस्कृति में था। बट विडंबना है कि हमारी संस्कृति से हम कई सालों से दूर हो गए। तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, तो वहाँ पे हमारी सारी किताबें भी जल गई, बहुत सारी संस्कृतियों के जो छोटे छोटे टर्म्स थे वो जले। उसके बाद पढ़ाई का वो जो गुरुकुल वाला सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया, चेंज हो गया सब कुछ, वी कुड नॉट थिंक अबाउट इट। तो मेंटल पीस के लिए आपको वापस वही डिवाइन में जाना पड़ेगा, और यही मेडिटेशन, साउंड वेव क्रिएशन, एक ऑरा मेकिंग और कंसंट्रेशन, इनको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका मेंटल वेलबींग अच्छा होगा। हम वैसे बात कर रहे थे एयर पॉल्यूशन पे, तो उससे प्रिवेंट कैसे करेंगे अपने? उससे प्रिवेंट अगर हम आयुर्वेदिक मेथड लें तो जो पंचवटी निर्माण था, हमारे अपने घर के आसपास 5 वृक्षों का समूह लगाया जाता था, पीपल, बरगद, नीम, बेल, है ना, ये वृक्ष लगाए जाते थे, तुलसी, इनको लगाया जाता था ताकि हमारा ये ऑटोमेटिक प्यूरिफायर्स है, ठीक है, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। आपके पास स्पेस है तब आप कर सकते हैं। बट अगर दिल्ली जैसे शहर पे जहाँ पे जो है आपके पास फ्लैट्स वाली वो है, यहाँ पे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे? अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए आपको अंदर से इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और इम्यूनिटी के लिए जो आयुर्वेदिक ड्रग्स होते हैं, एलोवेरा इज़ अ बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, तुलसी इज़ अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर, हल्दी इज़ अनदर बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर, सो वी कैन प्लांट फ्यू ऑफ दम। तो मैं आपको 8-10 चीज़ें बता सकती हूँ जो कि हम अगर अपने किचन गार्डन में ग्रो करते हैं, चाहे हम पौधे में लगा लें, चाहे हम गमले में लगा लें, थोड़ा सा बड़ा गमला लेके उसमें लगा लें, तो भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें से पुदीना, आलू, धनिया और हल्दी, है ना, और तुलसी, अश्वगंधा, ये थोड़े मट्टी में हो जाता है। उसके साथ हम कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे मंदार का फूल, जो गुड़हल है ना, वो हमारे बाल और स्किन के लिए अच्छा होता है, गुड़हल का फूल। हाँ, तो पत्ते जो हैं उससे अगर हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारी हेयर की क्वालिटी अच्छी होती है। स्किन को प्रिवेंट करने के लिए हम एलो लगा सकते हैं, ऑल दिस कैन बी डन। उसके साथ सहजन का पौधा लगाते हैं, सहजन का पेड़ होता है एक्चुअली, अगर वो लगाते हैं तो दैट इज़ अ नेचुरल न्यूट्रिशन, इट्स 18 अमीनो एसिड्स हैं उसमें रेडी, एंड इट इज़ द रिचेस्ट पुअर मैंस प्रोटीन। करी पत्ता इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन, अमीनो एसिड्स का भंडार है वो। कड़ी पत्ता किस चीज में यूज होता है, मतलब लाइक कड़ी पत्ते को हम हर तरीके से यूज कर सकते हैं, वी कैन पुट इट इन दाल, छौंक के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस चीज में यूज होता है, लाइक कैसे, इसमें कौन कौन से? ये एक एरोमेटिक प्लांट है, उसका जो तेल है वो हमें डिफरेंटली यूज़ करते हैं, हम लोग उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पत्ते जो है वो हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज इट इज़ रिच इन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन हाई ब्लेंड है, मल्टीविटामिन्स हैं उसमें, और हाई इन कैल्शियम, है ना, और ये हमारे खाने में हम रॉ डाल सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ना जला के, और हम उसको डायरेक्टली रॉ भी अगर डालते हैं, दाल में डाल दें, सब्जी में डाल दें, उसकी चटनी बना लें, तो वी कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली। तुलसी इज़ रिच एंटी इन्फ्लेमेटरी, मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। एलो इज़ बेस्ट फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। इवन जो अजवाइन है, अजवाइन भी हम
पौधे में लगा सकते हैं, अपने छोटे से गमले में लगा सकते हैं। अजवाइन का पत्ता हम उसे क्रश करके, अगर हमें ब्लोटिंग हो रही है या एसिडिटी हो रहा है तो अजवाइन का पत्ता हम क्रश करके और उसको अगर हम लेते हैं काले नमक के साथ में, वी विल डील विद ब्लोटिंग। ठीक है, ब्लोटिंग आजकल का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, एसिडिटी एंड ब्लोटिंग। ये सारी छोटी छोटी जो हर्ब्स हैं, ये पुदीना है, इट इज़ एंटी फ्लैटुलेंट। एंटी फ्लैटुलेंट का मतलब होता है कि फारा बन गया हमारा पेट, अचानक से खाने के बाद में फूल गया है, तो हम उसको पुदीना का शरबत बना के या पुदीना को क्रश करके उसका थोड़ा सा जूस निकाल के, पुदीना हरा टैबलेट क्या है, इट इज़ अ जूस ऑफ पुदीना, बट इट इज़ कोरोसिव, थोड़ा सा पंजेंट लगता है, इसीलिए उसको सॉफ्ट जेल में डाला गया है। तो इट इज़ वेरी गुड कार्मिनेटिव एंड वेरी गुड एंटी फ्लैटुलेंट। एयर पोल्यूशन का एक और तरीका है प्रिवेंट करने का, अगर हम घर में राल झूला झूने को नीम के पत्ते के साथ और जो हमारा कोकोनट शेल कवर होता है, मतलब जो बाल होता है उसका, जो उसका कवर होता है, उसको उसके साथ नीम का पत्ता, पलास का पत्ता और ये झूना डाल के अगर हम शाम को अपने घर में धुआं देते हैं, उससे भी हमारी बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ठीक होती है। एक और बहुत कॉमन नुस्खा है, आपको हंसी आएगी, कि पहले के ज़माने में जब बच्चा छोटा होता था तो उस घर के जिस घर कमरे में वो बच्चे रहते थे, वहाँ कमरे के बाहर प्याज आधा काट के लटका दिया जाता था। इट इज़ एंटी वायरल। ओके, तो वो लटकाने का मतलब ये होता था कि कोई भी जो वायरस है वो प्याज अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इट्स एडेशन होता है, उसका वायरस जाके उसमें चिपक जाता है, सो इट डजंट एंटर द रूम। ऐसे ही आम का पत्ता लगाने का जो प्रावधान है, हाँ, पहले गांव में आम के पत्ते हमेशा कमरे के बाहर हमारे ड्योढ़ी में लगाया जाता था। फ्रेश आम के पत्ते, यस, हर दिन लगाया जाता था, हर दिन चेंज किया जाता था, है ना। दे आर एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल्स। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन को बचाती हैं। हमारे अगल बगल होती है, हमें पता ही नहीं था एक्चुअली। हम ये सोचते थे कि ये मतलब होते पहले हमारे करते थे पूर्वज वगैरह, या गांव वगैरह में अभी भी चलता है, पर लोग इसे यहाँ पे ये सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हो आपके, अब तो आर्टिफिशियल ट्रेडिशन है। उन्हें लगता था, उन्हें इसकी वैल्यू का नहीं पता, है ना। पहले ये आर्ष वचन से आता था, मतलब बड़े लोग बताते थे, आप सुनते थे। अब बड़े लोगों की सुनता कोई नहीं है, तो पता नहीं चलता, और हम उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो हम उसको साइंस से मिला के देखना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि उसका फ़ायदा क्या है। हमें लगता है कि हर चीज़ डेकोरेटिव है। इवन अब लोगों को ये है कि अगर साइंस में इसका कुछ वो है तभी ये मानेंगे, वरना तो नहीं मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अगर कोई कुछ साइंटिफिकली कहता है उसको तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अब साइंस कह रही है ना, मानोगे ना, अब तो मानोगे। बिकॉज अभी कोरोना जो आया था उसमें आपको प्रिवेंट किसने किया? घरेलू नुस्खों ने। नन ऑफ द मेडिसिन वर्क। प्योर आयुर्वेदिक त्रिफला ने किया। गिलोय भी इस टाइम पे बहुत चल रहा था। गिलोय वाज एडेड। गिलोय एंड इम्यूनिटी के लिए होता है, तो वी डेवलप्ड इम्यूनिटी बाय दैट, है ना। बट व्हाट एक्टेड वाज त्रिफला, क्योंकि ये 3 सिस्टम्स पे एक साथ काम करता है, गट हेल्थ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और थर्ड इम्यूनिटी बूस्टर है। इट इज वर्किंग दैट वे। आंवला विटामिन सी है विच इज इम्यूनिटी बूस्टर, हरिडा वर्क्स ऑन गट हेल्थ, और बहेड़ा वर्क्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. So 3 drugs combine together to make Trifla, which is a potent drug. And वो हमारे आयुर्वेद का सिंगल ड्रग कई हजार बीमारियों को ठीक कर सकता है, कई हजार. लाइक कुछ एक बता सकती हैं आप? सारी हो गई ना 3 सिस्टम्स की मेडिसिन मैडम. तो 3 सिस्टम्स में कुछ भी जितनी भी दवा बीमारियां ले लो, सब में काम करेगी. गट हेल्थ ठीक हो गया तो आपका तो वुमेन्स हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गट हेल्थ. गट इज सेकेंड हार्ट. आपका हार्ट ठीक हो, गट ठीक नहीं है तो आपका गया फाय और खत्म. अगर आपका गट ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग. तो कॉन्स्टिपेशन, अगर सिर्फ एक कॉन्स्टिपेशन हो गया, गया आपका सब कुछ.
आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, सोच के देखो। लूज हो गया तो भी गया, टाइट हो गया तो भी गया। आप पूरा दिन आपका ध्यान केवल उसी पे रहेगा, काम ही नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, दिल धड़क रहा है कि नहीं याद भी नहीं रहेगा, है ना। बॉडी इज एन ऑटोमेटिक मशीन, है ना। क्या देना है हमें इसे, अच्छा खाना दे दो, ये अपने आप हील कर लेगी। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दिस इज न्यूट्रिशन साइंस। एयर पोल्यूशन के अलावा दिल्ली में एक और चीज बहुत है अभी, तो खासकर हीट वेव से खुद को एक तो प्रिवेंट, अगर आपके मतलब ऐसा कुछ फील होने लग रहा है आपको कि नॉस्टैल्जिया टाइप का, साइंस बता देती हूँ। हीट स्ट्रोक बहुत बड़ी वर्ड है। एक्चुअली जो पहले जमाने में हम लोग कहते थे लू है, लू लग गई है, दैट इज एक्चुअली ए गुड वर्ड, जो लू लगना है। बिकॉज वो लक्षण जो है ना वो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में आते हैं, है ना। स्ट्रोक तो खत्म है, मतलब बंदा बेहोश होके गिर गया। फर्स्ट थिंग विच कैन प्रिवेंट हीट स्ट्रोक इज वाटर। हाइड्रेशन भी दो तरह का होता है, एक तो प्लेन वाटर आप जो पी रहे हैं, एंड सेकेंड मिनरलाइज्ड वाटर। मीन्स मिनरल मीन्स वो नहीं बाहर से खरीद के ले लिया। मिनरल मीन्स थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर। ORS इंस्टेंट एनर्जी चाहिए उसको फाइट बैक करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा शुगर का रिप्लेसमेंट आप ले सकते हैं। यू कैन यूज बिट ऑफ गुड़। आप पहले ज़माने में देखते थे किसी के भी घर में जाते थे तो वो आपको पानी के साथ में गुड़ के 2 डलियाँ दे देता था, छोटे छोटे टुकड़े। तो पहले गुड़ खाइए, उसके बाद आप पानी पीजिए। दैट वॉज टू प्रिवेंट द ड्राइनेस इन योर माउथ। गुड़ आप डालेंगे, जीभ में डालते ही आपका सलाइवा सिक्रेशन होगा जो आपके गले को गीला करेगा, और तब आप जब पानी पिएंगे तो आपके गले में नहीं लगेगा। ठीक है, तो गले में नहीं लगेगा, है ना। लगने का मतलब क्या है, दैट हैज गॉन इनटू योर विंड पाइप, आपकी सांस के साथ अंदर चला गया, तब आपको खांसी आई, है ना। अगर वो सीधा आपके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, तो आपको खांसी नहीं आती, है ना। तो गुड़ आपने दिया, आपने वो डाइजेस्टिव सिस्टम को गीला किया, उसके बाद आपने पानी पिया, वो वहीं से वहीं चला जाता है, तो आपके लंग्स में नहीं जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें गुड़ थोड़ा सा उसको शुगरी करना पड़ेगा और थोड़ा सा नमक रखना पड़ेगा, ताकि पसीने में जो नमक हमारा वेस्ट होता है वो रिप्लेस कर लें हम। सोडियम इज़ वेरी नेसेसरी, वो सॉल्ट एंड शुगर दोनों रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, तब जाके हम उससे बच सकते हैं। तीसरी जो चीज़ हम लेके चल सकते हैं वो है छाछ। इट्स प्रोटीन, है ना, और उसमें प्रोबायोटिक है विच इज़ गुड बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो हमें प्रिवेंट करेगी किसी भी और दिक्कत को आने से, गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए। और उसमें हम नमक और चीनी दोनों मिला सकते हैं। प्लेन नमक मिलाएंगे तो भी चलेगा, और चीनी मिला के नमक मिलाएंगे तो भी चलेगा। तो ORS का काम छाछ भी कर सकती है, अलॉन्ग विथ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन की यहाँ पे बात चली रही है, तो प्रोटीन को लेके ना अक्सर लोगों के मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा, कि अगर आप जो है नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जो वेजिटेरियन है अक्सर उनमें जो है प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि वेज में तो प्रोटीन ही कम होता है। तो कई लोग तो इसलिए भी नॉन वेज को प्रेफर करते हैं कि हाँ अंडा और आपको मीट इसलिए खाना है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये किस हद तक सही है, और इसके लिए आपको मेरे इंस्टा हैंडल पे जाना पड़ेगा क्योंकि आई मेड लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन दैट। प्रोटीन इज अ बिगेस्ट मिथ नाउ, है ना। इसको लेके बहुत सारे मिथ चर्चा में। जिम वालों को ही प्रोटीन खाना चाहिए, है ना। नॉन वेज में ही प्रोटीन होता है, वेज में लेस प्रोटीन होता है। प्रोटीन का ज़्यादा अमाउंट में खाने से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। प्रोटीन को सिंगल नहीं खा सकते जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक है, एंड इट हैज़ इट्स ओन साइंस। प्रोटीन कितना चाहिए ये तो सबकी बॉडी के लिए सेम है, एंड न्यूट्रिशन कहती है कि ये बॉडी परसेंटेज के हिसाब से होता है। बॉडी वेट आपका कैसा है और आपकी बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, उसके अनुसार आपको कैसा प्रोटीन लेना पड़ेगा। एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम एक हेल्दी थाली लेते हैं, 40 कार्बोहाइड्रेट, 30 प्रोटीन, फाइबर्स और फैट, ये मिला के 9, और
वन इज vitamins एंड मिनरल्स। तो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए। नॉट दैट कि कोई भी प्रोटीन का डब्बा खरीद लाए और वो खाने लग जाए। नो, इट डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स का काम है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अनुसार। अगर आप में फैट ज़्यादा है तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही चाहिए उस फैट को हजम करने के लिए। तो आपको अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए तो प्रोटीन कम खाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए चाहिए और प्रोटीन हमें होल डे एनर्जी के लिए चाहिए। स्टोर्ड रहता है प्रोटीन, जो धीरे धीरे ब्रेकअप होता है और हमें एनर्जी देता रहता है होल डे लॉन्ग। क्योंकि हमारे बॉडी में 90% फंक्शंस तो ऑटोमेटिक है। तो वो ऑटोमेशन कहाँ से आता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? इट्स प्रोटीन विच इज गिविंग एनर्जी। फ्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इट इग्नाइट्स द एनर्जी एंड देन फैट हमें लुब्रिकेशंस के लिए चाहिए। जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सब एक दूसरे के टच में हैं। अगर लुब्रिकेटेड ना हो तो वो तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। होता ही है। आप रबड़ को रख दीजिए, 2-4 रबड़ के पीसेस रखे, चिपक जाएंगे। तो अंदर जो हमारा चर्बी बना हुआ है, हमारा जो स्किन है, अंदर जो हमारा बॉडी पार्ट्स हैं जो भी हैं, वो एक दूसरे के पास में तो है। तो वो तो चिपक जाते। हम पानी नहीं पीते, वो सूख जाते, है ना? लेकिन क्यों नहीं करते? बिकॉज फैट इज देयर। फैट का एक लेयर उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, एक दूसरे से बचा के रखता है ना? हमने घुसा मारा तो पहले फैट में लगेगा, उसके बाद बॉडी पार्ट पे रहेगा, है ना? हार्ट को एक पूरा फैट का लेयर कवर करता है ना? उसके कवर के हिसाब से लंग्स को अलग अलग कवर करता है। पेरिकार्डियम इज देयर, है ना? डायफ्राम इज देयर, कवरिंग हमारे विसेरा को कवर करता है। हर एक पार्ट को हमें फैट चाहिए, ठीक है? और विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए, बट विदाउट देम वी कैन नॉट हैव एनी केमिकल रिएक्शन। तो चारों चीजें एसेंशियल है एंड द मोस्ट एसेंशियल इज वाटर, जो हम पीते ही नहीं है। एक हेल्दी बॉडी के लिए कितना वाटर कंजप्शन? एवरी 15 kgs नीड 1 लीटर वाटर। ओके, अगर किसी का वेट 60 के आसपास है तो 4 लीटर पानी चाहिए। 4 लीटर पानी, ओके। बट अगर आपका फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप फिजिकल काम बहुत ज़्यादा वजन काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एनर्जी चाहिए आपको, तो आपको पानी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी है कि अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया तो उससे कोई दिक्कत होगा? हाँ मैम, होगी। आप ओवर हाइड्रेटेड हो जाएंगे तो भी होगी, बिकॉज आप सब चीज़ को डाइल्यूट कर देंगे। आपका डाइजेस्टिव जूस भी डाइल्यूट हो जाएगा, आपका यूरिन भी डाइल्यूट होगा, है ना? आपका मोशन भी डाइल्यूट होगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी। आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक्चुअली हम अपने कल्चर से ना बहुत दूर हो गए। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको कहा था कि बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम आवर कल्चर, तो कई सारी चीज़ें सोफिस्टिकेशन की वजह से बदल गई, है ना? हम लोग आलसी हो गए, हम लोग छोटी जगहों पे रहने लग गए, तो हर चीज़ का साइज चेंज हो गया। घर का साइज चेंज हुआ तो रख रखाव बदल गया, उसमें रहने वाली चीज़ें, रखने वाली चीज़ें बदल गई। इसी तरीके से सुविधाएं भी बदल गई, है ना? तो पहले अगर हम चावल, धान से चावल निकालते थे तो एक मशीन का यूज़ किया जाता था जिसे डिक्की बोलते हैं, डेकुल बोलते हैं, ठीक है? हमारे उड़िया में डिंकी बोलते हैं। वो एक तरफ एक बांस का पूरा लंबा पीस होता था, लॉग होता था, बांस का या पेड़ के बहुत मोटा तने का होता था, और उसमें एक गोल सी चीज़ सामने लगी होती थी। एक नीचे छेद कर दिया जाता था ज़मीन पे, और एक रस्सी टांग दी जाती थी एक तरफ को, एक पाँव से उसको दबाया जाता था, लाइक जो हम बच्चे खेलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसके बाद वो नीचे गिरता था। नीचे गिरने के बाद में वो वहाँ पे धान रखा होता था, उसके ऊपर इट यूज टू क्रश, ठीक है? तो उससे धान का छिलका निकल जाया करता था, ठीक है? और चावल निकाल लिया करते थे, फिर उसको छान लेते थे, सूप में छाना जाता था, सूप में छाना, ठीक है? कहीं पे भी अनाज गर्म नहीं होता था, गरम इस टोटल प्रोसेस में कहीं पे भी हीटिंग नहीं होती थी। अब हम जो खा रहे हैं, धान का निकालना है, अगर धान से चावल निकालना है तो हम उसको क्रशर में डाल देते हैं, और वो
क्रशर जब चलता है तो वो गर्म हो जाता है, चटनी हम पीसते हैं, टोटल चीज़ गर्म हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो जो सिलबट्टे में पिसी वाली चटनी का जो टेस्ट होता है वो मिक्सी वाली चटनी का नहीं आएगा, बिकॉज द प्रोसेस इज डिफरेंट। और आपको एक और बात बताऊं, जिस सिलबट्टे में पीसा जाता था, दैट वो जो मट्टी होती थी जिससे सिलबट्टा बनता था, जिस पत्थर पे करा जाता था, वो आयरन रिच होता था, कैल्शियम रिच होता था, इसीलिए उसका पार्ट हमारे खाने में मिलाया करते थे। ठीक है, जो चला गया। हाँ, पहले अब मसाले इतना भी ना बड़ा पीस सिल के। रखने के लिए हमारा किचन ही नहीं होता सफिशिएंट, और कोई चलाएगा भी नहीं, कोई पीसेगा भी नहीं, क्योंकि हाथ में दम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। वही, पहले मैंने देखा मसाले भी ना खड़े मसाले पीस खड़े के मसाले पीसते थे और देन वो सब्जी उसी में से डालते पीस के बनाते थे, और उस मसाले का टेस्ट आपके अभी के मसाले से बहुत डिफरेंस रहेगा। आप मिक्सी में पीसिए, उसमें पीसिए, द डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। वही, पहले मैंने इसमें सुना है रोज लोग ना चक्की पे आटा पीसते थे, देन वो आटे की रोटी बनती थी। उसी आटे की बनाते थे, और चक्की में पीसने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इट डजंट गेट हीट। तो हीट के बाद में हमारी बहुत सारे विटामिन का क्वालिटी खराब हो जाता है, बहुत सारे विटामिन क्रश हो जाते हैं, बहुत सारे विटामिन हमें मिलते नहीं। विटामिन एंड मिनरल्स दे आर इन माइक्रोज, और अगर वेस्ट हो गया तो गया। ठीक है, तो ये जो इक्विपमेंट का चेंजेस हुआ, जो हमारे रहन सहन का चेंजेस हुआ, घरों में खिड़कियां नहीं है, डोंट यू थिंक कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? तो हम एक मशीनरी की दुनिया में रह रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हेल्दी रहें। हमारे आसपास एक वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली चलता है ना, हर चीज का वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशंस जो चेंजेस पैदा कर रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण चेंज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? हमारी बॉडी पे जा रहा है। फ्रेश एयर ना मिलके हम स्टेल एयर का ले रहे हैं, तो नेचुरल है हमारी रेस्पिरेशन क्वालिटी खराब है, हमारी लंग्स की क्वालिटी खराब है, बीमार तो हम पड़ेंगे श्योरली पड़ेंगे। थोड़ा सा भी चेंज हुआ, पहले से ही जो लंग्स खराब है वो और ज्यादा खराब गई। एकदम सांस नहीं लेते, योगा करते नहीं है, अंदर रह रहे योग करेंगे भी कहाँ पे? आप कमरे में बैठ के योग करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये सब जो जो चीजें हमारी सुविधाओं के अनुसार बदली हैं, ये हमारे लिए अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। ठीक है, हम प्राणायाम भी कर लेंगे, हम योग भी कर लेंगे। योग जमीन में बैठ के करा जाता है, गद्दी में बैठ के नहीं करा। उसका भी कारण है, यू हैव टू टच योर ग्राउंड। मिट्टी के पास बैठेंगे तो आपकी जो ऊर्जा बनेगी आफ्टर योगा, वो एक्स्ट्रा एक्सेस जो होगा आपकी बॉडी में, जो टैकल नहीं हो पाएगा, वो पृथ्वी में चली जाएगी। योगा मैट ये नहीं होता था, ये कुशा का बनता था, वो एक तरह की घास होती है। ये तो मॉडर्न है मैम। तो जो कुछ भी हमने अपने अनुसार चेंज किया है, इट डजंट हैव एनी मैट। मैंने योगा मैट लगा, जमीन में कहा आप नहीं कर पाएंगे मैम। आप जमीन में बैठ के आप नहीं कर सकते। आपका घुटना अगर जमीन में लगा तो आपके घुटने टूट जाएंगे। इसीलिए मैट इसीलिए लेते हैं, वो स्पंज का लेते हैं ताकि उनके घुटने जमीन में ना लगे और उनको दर्द ना हो। यार अच्छा लग रहा, घर पे सारा सामान ही बेकार है। मेरे घर पे ही नहीं है खिड़की मेरे ही घर पे नहीं है। कहाँ से है ऑक्सीजन? कहाँ है? योर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। चेक करके देखिए मैडम, हम तो डेली चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉट मोर देन 94-95। आइडियली कितना होना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए? 98, 99 एटलीस्ट। मेरे रूम पे तो मुझे लग रहा 50 भी नहीं होएगा फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जिंदा नहीं होते। मैं इसको नहीं कहती कि आप घर बदलिए, मैं इसको जरूर कहूँगी कि दरवाजे खिड़कियाँ खोल के कम से कम 3-4 घंटा छोड़ दीजिए, और अपने घर के आसपास, अपने घरों में तुलसी जरूर लगाए। तुलसी इज नेचुरल एयर प्यूरिफायर। ये जो आजकल इंडोर प्लांट्स आ रहे हैं, इनमें कितना वो है? जैसे ये स्नेक प्लांट, पेटूनिया बोलते हैं, पेटूनिया में सबसे हाई ऑक्सीजन है। नथिंग, इट्स अ मिथ। अच्छा, नहीं होता इनमें? मैं तो ये देख के रील्स में देख के घर पे लगाया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया आपको 100% सही चीज़ें बता रही है। यू हैव टू बी जजमेंटल अबाउट इट। ऑक्सीजन देने वाली 2 मेजर पेड़ हैं, पीपल और बरगद। ये 2 पेड़ों के अलावा तुलसी इज़ अ वेरी गुड एयर प्यूरिफायर। तो हमें तुलसी का झाड़, अगर जंगल भी लग जाता है, 8-10 हम गमले में लगा देते हैं,
तुलसी भी 5 तरह की होती है, अब फिर कंफ्यूज करूंगी मैं, है ना। तो तुलसी लगाइए। तो आपकी क्लिनिक में सबसे ज़्यादा लोग किन दिक्कतों को लेकर आते हैं, खासकर महिलाएं? महिलाओं की कॉमन हार्मोन प्रॉब्लम्स है, और हार्मोन प्रॉब्लम्स को वो लोग नहीं समझते कि ये हार्मोन प्रॉब्लम है। दे कम विद फैटीग, सबसे फर्स्ट कि हमें पूरे दिन थकान रहता है ना, और दूसरा मूड स्विंग, तीसरा डिप्रेशन, और चौथा इरेगुलर पीरियड। ये 4 प्रॉब्लम से मोस्टली लेडीज आती हैं, और इरेगुलर पीरियड से ज़्यादा इसीलिए आती है क्योंकि उसमें उनको दिक्कतें होने लग जाती हैं। मूड स्विंग से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अनटिल एंड अनलेस उन्हें कोई ये कह देता है कि भाई तुम्हारा बीपी तो नहीं बढ़ गया, तू जब देखो तब तू चिल्लाती रहती है। तो मूड स्विंग्स उन्हें समझ में नहीं आता, दे कम फॉर ब्लड प्रेशर। और एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आती हैं विच इज़ हेयर फॉल, एंड दैट इज़ ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, हार्मोनल भी है लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स लेके वुमेन्स हमारे पास आती हैं, एंड इन सब का एक ही रीज़न होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके तो मेरा एक क्वेश्चन था, आजकल ना जैसे आपने पीसीओडी एंड पीसीओएस की बात भी करी है कि विमेन अक्सर इस प्रॉब्लम को लेके सबसे ज़्यादा आती है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल जो है खासकर टीन एज में ये प्रॉब्लम्स जल्दी आने लगी है लोगों को, कि हर 10 में से 8 लड़कियों को पीसीओएस या पीसीओडी की दिक्कत है, ये क्यों हो रहा है और उसके सॉल्यूशन है कोई? हाँ, पीसीओडी और पीसीओएस ये एक ही डिजीज़ के 2 नाम हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ओवरीज में पैदा होता है। लोगों को ये मिथ है कि ये यूट्राइन डिजीज है, बट इट इज़ नॉट यूट्राइन। ये भी मेरे एक रील में है। इट्स अ ओवरिन डिजीज, और ओवरीज में एक एग बनने की बजाय मल्टीपल सीस्ट बन जाते हैं, मतलब गांठें बन जाती हैं। अगर वो सिस्ट एक बनती है और बढ़ती है और एग का रूप लेती है तो इट इज़ अ नॉर्मल साइकिल। लेकिन जब ये एक नहीं बनती, एक एग नहीं बनता, मल्टीपल छोटे छोटे फॉलिकल्स बन के रह जाते हैं, देन इट बिकम्स पीसीओडी। ओके, ठीक है। कॉमनली इसीलिए देखा गया है बिकॉज इट इज़ ड्यू टू, मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल डिजीज में ये कॉमनेस्ट है। ओबेसिटी के बाद पीसीओडी का नंबर आता है, तो पीसीओडी इज द लाइफस्टाइल डिजीज। तो जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, एंड व्हेन योर हार्मोन्स आर डिसबैलेंस्ड यू गेट पीसीओडी। तो इज दिस कॉमन कि अगर आपका हेयर फॉल भी सेम टाइम पे हो रहा है, आपको पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत भी हो रही है, मूड स्विंग्स वगैरह ये तो है, एंड जब और भी पीरियड्स है, हाँ मतलब ये सारी चीज़ें अगर एक साथ हो रही है तो क्या ये कभी कभार नॉर्मल होता है या इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? नो मैम, इट नीड्स टू बी सीन डे 1। आपको जैसे ही रेगुलर पीरियड होते हैं यू नीड टू बी डायग्नोस्ड। कभी कभार ये बहुत छोटे कारणों से होते हैं, एनीमिया है तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। तो कारण को बढ़ाकर अगर हम जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को उससे पहले डिस्टर्ब कर देते हैं, और हम लोगों में एक टेंडेंसी है, इंडियंस में खास करके एक टेंडेंसी है कि जब तक वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम ना कर दे तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने नहीं जाते। तो इनका कुछ ऐसा आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है? आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल चेंज करिए ना, हार्मोन्स को सॉल्व करने का वी हैव वेरी गुड ड्रग्स, कॉमन ड्रग्स हैं। कुछ खाने में मेथी खाइए, अश्वगंधा इज अ वेरी गुड हार्मोन स्टिमुलेटर। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा is very good to maintain hormones because hormones are made up of protein. If you give sufficient protein, आपका hormones balance disbalance नहीं होगा। If you get good sleep, 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की एटलीस्ट, कोई hormonal disbalance। और देखिए कि कितना easy है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। डाइट चेंज करिए, अगर आपको लगता है कि आपके डाइट में पूरा नहीं है तभी तो आपको डेफिशिएंसीज हो रही हैं। आयरन इज अ प्रोटीन, हेमोग्लोबिन, आयरन जो हमारा ब्लड बनता है वो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। मैंने आजकल ये लड़कियों में देखा भी है, हीमोग्लोबिन सबका कम रहता है। हाँ, लगभग सबका कम ये रहता है। सिम्टम है दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स
माल न्यूट्रिशन। मेरी फ्रेंड का भी है, बट वो खुद योगा करती है, मुझे लगा उसका तो योग एटलीस्ट। से कुछ नहीं होता मैम, यही तो बहुत बड़ा चीज है कि योगा हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। योगा इज अ टाइप ऑफ स्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। योगा इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग मुझे बताइए, चलिए जिम का फुल फॉर्म क्या है? नहीं मालूम, मुझे तो सच में नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। चेक मत करिए, मैं बता देती हूँ। जिम इज गेट योर मसल्स। हम्म, और हम जब मोटे हो जाते हैं तो हम वहां पे जाते हैं। आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको जिम जाना है। तो जिम किसको चाहिए? बॉडी बिल्डर्स को चाहिए और ओल्ड एज के लोगों को चाहिए, बिकॉज दे लूज मसल्स। आइडियली जिम उनके लिए। Ideally, gym is for making your muscles, ओके। developing your muscles. तो जिम के बारे में भी जैसे हम बात ही कर रहे बहुत हैं। सारे मिथ है। मैं एक मिथ आपको बता देती हूँ कि जिम जो है, जिम में जो भी प्रोटीन और वो वगैरह होते हैं, ये जैसे आपने बताया भी था कि सिर्फ जिम वालों को ही प्रोटीन, वे प्रोटीन जो आते हैं ये उन्हीं को लेने चाहिए। अगर कोई नॉर्मल इंसान ले लेता है, पचा नहीं पाता, तो उसे दिक्कतें हो जाती है बहुत सारी। ये बहुत सारे मिथ्स हैं, है ना। लेकिन अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बिकॉज मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो उनके फाइबर्स बनेंगे कैसे अगर आपने उनको प्रोटीन नहीं दिया? तो नेचुरल प्रोटीन होना चाहिए। नेचुरल कौन सा? Plant based? वी हैव सोय प्रोटीन, वी हैव वे प्रोटीन। डू यू नो वे प्रोटीन एक बहुत बड़े वेस्ट प्रोडक्ट से निकल के आया था। सोय प्रोटीन इज नेचुरल प्रोटीन, बट सोय प्रोटीन को हजम करने के लिए हमें एक स्पेशल गट की जरूरत है, विच शुड बी वेरी हेल्दी, बिकॉज सोय प्रोटीन डायरेक्टली हजम करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो प्रोटीन कितना और किस फॉर्म में लेना है, इट्स अ साइंस। यू जस्ट कैन नॉट टेक एनी प्रोटीन। और अब प्रोटीन का एक और फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, जो कि प्रोटीन मिक्स्ड विद लॉट ऑफ स्टीरॉइड्स। वो जो गेनर होते हैं, दे मे हैव स्टीरॉइड्स। सब कुछ प्रोपोर्शन में चलता है। अगर प्रोपोर्शन से ऊपर हुआ तो ठीक है ना, तो भी बीमारी। प्रोपोर्शन से नीचे हुआ तो भी बीमारी। व्हाट इज शुगर? एक्चुअली व्हाट इज डायबिटिक? शुगर तो हमारे बॉडी में है ना, उसका इस्तेमाल भी है। राइट। जब ये शुगर हमारी बॉडी में यूज नहीं हो पाता, यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो हम वी गेट हाई शुगर, लो शुगर, हाइपो। कम शुगर हो गया, मर गया। शुगर इज देयर, यू नीड शुगर। हाई या लो करना तो आपको आपके हाथ में है ना। तो जब हमारे हाथ में है तो हम कंट्रोल तो सारी डिजीजेस को कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, इट नीड्स टू बी देयर। कोई चीज फ्लो कर रही है तो वो प्रेशर में जाएगी। तो जब फ्लो कर रही है, प्रेशर में जाएगी, तो कितने प्रेशर में हमारा बॉडी टॉलरेट कर लेगा? नहीं। इज द ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी नॉर्मल, उस वैल्यू को कहते हैं। लेकिन हमने बॉडी बढ़ा ली, और हार्ट उतना सही है, वो तो नहीं चेंज होता। तो उसको इतनी बड़ी बॉडी में सर्कुलेशन देने के लिए उसको ज्यादा बार बीट करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा बार बीट करेगा उतनी ज्यादा बार हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। और जितने प्रेशर से उसको ब्लड दबाएगा, जितने पावरफुल मोटर होगा, उतना ही तो पानी तीसरी मंजिल चौथी मंजिल में जाएगा। हमारे हार्ट का तो वैल्यू हमने बढ़ाया नहीं, लेकिन मंजिल 3 बना दी साइड साइड, है ना। तो सोचने वाली बात है ना। तो ये 3 जो मंजिल बना दी हमने साइड साइड में, वहां तक खून कैसे पहुंचेगा? टू द पेरिफेरी, नीचे घुटने तक, ऊपर टांट तक, और यहाँ उंगलियों तक कैसे पहुंचेगा? प्रेशर बनाएगा। और जब वो प्रेशर करेगा, उतना तेज दबाएगा, तो दैट प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि हार्ट के पास पास जो वेन्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ेगा, तभी जाके वो पेरिफेरी तक खून पहुंचेगा। एंड दैट्स वेयर यू आर इंक्रीजिंग योर प्रेशर। तो इनडायरेक्टली सोचिए, इसको उल्टा आते हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर कम करना है तो आपका साइज कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ना। या आपके पाइप में कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फैट की वजह से आपका पाइप ब्लॉक हो गया, अगर आप फैट परसेंटेज कम कर देते हैं
तो आपका ब्लॉकेज कम हो जाता है। तो अभी जैसे आपने बॉडी क्लीनिंग की बात ही करी, तो मैं आपसे जो है कुछ डिजीज़ जो अक्सर हो जाती है या फिर हम फील करते हैं डे टू डे लाइफ में, या फीमेल्स को लेके भी, तो इन सब के बारे में पूछूंगी। अगर आपके पास कोई ऐसे होम मेड रेमेडी हो जो इंसान घर पे ही, मतलब उसे डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, उसकी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा रहेगा स्ट्रेस। लोगों को आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर महिलाओं को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना है एंड देन बाहर जाके ऑफिस भी जाना है। तो वो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना वो अपने लिए टाइम निकाल पाई, तो वो फिर धीरे धीरे स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगता है। तो एग्जैक्टली, स्ट्रेस इज एक्चुअली ए पैंडेमिक नाउ। ये ओनली वुमेन्स में नहीं, जेंट्स में भी बढ़ गया है। काम का क्वालिटी अलग हो गया है, काम का टाइमिंग अलग हो गया है, और लोग अपना लाइफ और अपने वर्क को दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, सब कुछ मैं करूँगी, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। कुछ काम तुम करो, कुछ काम तुम करो, कुछ काम तुम करो, और कुछ काम मैं करूँगी, ये वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा लेडीज़ को खास करके। दे थिंक दे आर 10 भुजा वाली दुर्गा। सो डी स्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड योरसेल्फ, मैनेज योरसेल्फ, और उसके बाद टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ यू नीड माइंडफुल मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आपका दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि थकान होती है, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी सब में है। अगर आप एक तरीके से कहें कि आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत कम होता है। ठीक है, खाना, पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि खाना सर्वौषधि है। आप देते ही क्या है अपने बॉडी को, सोच के देखिए। आजकल लोग नूडल्स खाने लग रहे हैं। नहीं, आप अभी का बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली पहले जो लोग हेल्दी थे वो लोग क्या लेते थे, खाना, और उसी खाने से वो हेल्दी थे। अब भी हम खाना खा रहे हैं, देन व्हाई आर वी अनहेल्दी? क्योंकि हमने खाना बदल दिया। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, देन न्यूट्रिशन, एंड थर्ड आपके दिमाग को शांत रखने के लिए, आपके बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स को पोजीशन करने के लिए, है ना, आपको डी स्ट्रेस होना पड़ेगा। दूसरा मेरा रहेगा डायबिटीज़। जैसे हम बात भी कर रहे थे, डायबिटीज़ ना आजकल मेरे ख्याल से हर दूसरे या तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो डायबिटीज़ एक तो दवाइयाँ हैं जो आपकी ज़िंदगी भर चलने वाली है, फिर वो चाहे कितने mg की हो। बट इसके अलावा क्या डायबिटीज़ को आयुर्वेद के द्वारा भी सही किया जा सकता है? लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल चेंजेस, और अनदर सेम न्यूट्रिशन ओके, आपकी तो बॉडी को चेंज कर देगी। कोई ऐसा पौधा वौधा है? मैंने ऐसा सुना था कि बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो डायबिटीज को ठीक करते हैं। मेथी उनमें से नंबर 1 है, जामुन उनमें से सेकंड है, करेला हेल्प्स इट, ठीक है ना, अलो हेल्प्स इट। कभी भी आयुर्वेद में एक चीज तो पक्का है कि एक सिंगल ड्रग किसी एक के लिए काम नहीं आती। डायबिटीज का भी रीजन आयुर्वेद के अनुसार अलग है ना, तो उसको उसी तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। अब लोगों को डायबिटीज हो गया तो वो लोग जाके क्या करते हैं, वो नीम जामुन करेला जूस ले आए, पीने लग गए। आपकी डायबिटीज का रीजन क्या है, ये भी तो देखने वाली बात है। नहीं, आपका इंसुलिन बन भी रहा है कि नहीं, पेनक्रियास काम कर रहा है कि नहीं, आपके पेनक्रियास में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा तो डायबिटीज होगा। नेक्स्ट आएगा वेट लॉस, क्योंकि आजकल ना लोग मतलब ओबीस ज़्यादा है, राइट। तो उनको वेट लॉस के लिए कुछ ऐसा है, मतलब उनको जो है अपना ज़्यादा खान पान भी चेंज ना करना पड़े, बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे सही भी हो जाए। कुछ ऐसे होम रेमेडीज वगैरह है? वेट गेन का रीज़न क्या है? मेजर रीज़न जो है वो माल न्यूट्रिशन है, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, रॉन्ग अमाउंट ऑफ फूड, जिससे कि हमारी बॉडी का सर्कैडियन साइकिल चेंज हो जाता है। साइकिल चेंज होता है तो इंडाइजेशन होता है। तो राइट टाइम पे अगर आपने नहीं खाया तो आपके एसिड का लेवल ठीक नहीं रहा। जब एसिड का लेवल ठीक नहीं होगा तो खाना अनपच होगा। तो अगर आपने गैप बहुत ज़्यादा रखा है तो आपकी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बना है,
और तब आप कोई भी खाना डालिए तो जो भी खाना आपने खाया वो सब वैल्यूलेस। तो इसके लिए वेट गेन के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ जैसे लाइक मेथी दाने का पानी पी लिया या इससे थोड़ा मैम कम? ये सब मिथ है। रीजन मैंने आपको बता दिया। आप टाइमली खाना खाइए, क्या खाना है वो खाइए। अगर कोई मुझसे पूछे सॉल्यूशन बहुत इजी है। बट फिर भी लोग आजकल जेनजीज हैं, उनको जो है बाहर का खाना है, फिर खाइए ना बाहर का, लेकिन कब खाना है ये भी तो देखोगे यार। अब रात को 2 बजे तुम खाओगे तो 2 बजे आपका डाइजेस्टिव जूस तो नहीं काम कर रहा ना, आप बॉडी को भी थका रहे हो, आप बॉडी को भी काम करवा रहे हो व्हेन इट शुड रेस्ट। उस समय आपके लीवर का टाइम है डिटॉक्स होने का, आप उसको डिटॉक्स नहीं करने दे रहे तो कल को फैटी लीवर होगा ना भाई। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और यही वजह है आजकल 12-13 साल 14 साल के बच्चों को फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर के लिए भी कुछ अगर आप सजेस्ट कर नेचुरली आप फैट कंजप्शन कम कर लीजिए, आप इंडाइजेशन कम कर लीजिए, आप खाने का टाइम चेंज कर दीजिए, टेक एनफ रेस्ट, एवरीथिंग इज डन। तो विदाउट मेडिसिन भी सही हो सकता है? 100% सही हो सकता है। सिर्फ टाइमिंग के बेसिस पे कि सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा, आपका न्यूट्रिशन चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। यू वोंट बिलीव मी, मेरे पास ओबेसिटी के लिए जो लोग आते हैं दे जस्ट वेस्ट 1 आवर विथ मी, ठीक है, और उनकी ओबेसिटी अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में 10 किलो 11 किलो 12 किलो तक लॉस होती है। आई हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर डिफरेंट थिंग। एक बहुत बड़ा मिथ आता है डायबिटीज में चावल नहीं खाना चाहिए, हाँ, है ना। इट इज अ बिग मिथ एंड इट इज अ बिगेस्ट स्कैम। बट जनरली डॉक्टर बोलते हैं ना, अगर आपको बोलते हैं कि इट चावल इज अ नहीं, बिगेस्ट स्कैम। तो क्या डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं चावल भी? बिल्कुल खाना चाहिए उनको चावल, तो उनसे उनका डायबिटीज, बल्कि डायबिटीज का चावल के साथ कोई रूल नहीं है, लेकिन चावल को कैसे खाना है उसका रोल है, कब खाना है इसका रोल है। तो आप चावल का फॉर्म चेंज कर दीजिए। हम कुकर में चावल बनाते, क्यों बना रहे हो भाई? किसने कहा तुम्हें कुकर में बनाने के लिए? सारा स्टार्च उसके अंदर रह गया। स्टार्च डायरेक्टली स्पाइक्स शुगर। ओके, मार्ड निकाल के बनाओ ना, पहला चीज खत्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ना भाई, फैट डिसॉल्व करने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और आपने क्या किया? आपने वही रोटी दे दी खाने के लिए जिसमें ग्लूटेन है, अनदर इंडाइजेशन, वो तो डाइजेस्ट ही नहीं होता ग्लूटेन कभी। तो रोटी नहीं खानी चाहिए मतलब? सब कुछ खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? आई एम नॉट सेइंग कि रोटी नहीं खानी चाहिए, बट चावल नहीं खाना चाहिए। इट इज द बिगेस्ट मैथ। यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ राइस। आपको नेथार के बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, अभी बनाइए, रात को कूल करिए, सुबह उसे रीहीट करिए और खाइए। ऐसे खा उसको सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ओके। और इसमें एक और चीज़, जैसे आपने अभी जब बात चली थी शुगर की, तो एक और चीज़ बोलते हैं शुगर वाले, मैंने खासकर मेरी मम्मी को भी शुगर है, तो वो ऐसे करती है, चीनी नहीं ले सकती तो गुड़ ले लेती है कि हाँ भाई गुड़ तो ले सकते ऐसा हैं। लोगों को लगता है कि गुड़ जो है ये कितना मर्जी भी ले सकते हैं हम। नो, गुड़ भी हमें लिमिट में ही लेना पड़ेगा, बट इट इज सेफर देन शुगर बिकॉज शुगर इज केमिकली ट्रीटेड, ठीक है ना। इट हैज लॉट ऑफ केमिकल्स। तो हम सारी वाइट चीजों को अगर अपने लाइफ से निकाल देना मैडम, ये एक टिप है कि अगर हम अपनी लाइफ से सारी वाइट चीजों को निकाल के अलग कर दें तो हम 20% हेल्दी हो सकते हैं। बट वाइट में तो फिर मिल्क भी आ गया, तो मिल्क तो बोलते ही मिल्क तो हम तो बोलते ही नहीं है पीने के लिए। पर प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है ना मिल्क। गलत। कितने दूध में कैल्शियम है, कितने दूध में प्रोटीन है। आप कितना दूध पीते हैं? आप 1 गिलास दूध पीते हैं। 1 गिलास दूध में कुछ भी नहीं आता। और एक बात, आप जहां से मिल्क एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दे आर गिविंग इंजेक्शन, तो आप एनिमल हॉर्मोन्स को आप दूध के रूप में पी रहे हैं एंड यू आर सेइंग यू आर टेकिंग गुड। जिस दूध की बात करी गई थी उसके गाय भैंस, वो लोग गाय के दूध की बात करी गई थी, भैंस नहीं था। भैंस का दूध हेल्दी नहीं है,
ठीक है, बकरी का दूध अलग प्रोसेस में यूज होता है, भैंस का दूध अलग लोगों के लिए यूज होता है, गाय का दूध इज सर्वौषधि। तो गाय का दूध, वो कौन सा गाय था? देशी। वो कौन सा दूध था? चारा कौन सा था? घास। गाय कौन सी थी? जो चर के आई हो, घूम के चर के आई हो। दैट मीन्स एक्सरसाइज्ड, नॉट फैटी। तो मतलब अभी के टाइम पे हम जो दूध वगैरह ले रहे हैं वो मैम आप कुछ नहीं ले रहे हैं, तो भगाने वाले हो आप थोड़ी देर में मुझे। भगाने वाले नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ हम ले क्या रहे हैं फिर कुछ अच्छा। हम कुछ ना अच्छा नहीं दूध ले अच्छा पा रहे, है। तभी हम लोग परेशान हैं। और यही मुझे सिखाना है, एंड दिस इज व्हाट आई एम अप टू। दिस इज व्हाई जीवन रेखा इज अप टू। जीवन रेखा इज लाइफ लाइन। आई वॉन्ट टू डील विथ लाइफ। I want to give them a line of treatment. I want to make them healthy by learning what they can take. इसके अलावा नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो स्किन डिजीजेस बहुत सारी हैं, मतलब लाइक पिगमेंटेशन की ही बात कर ले या फिर पिंपल्स निकल आते हैं, खासकर यंग लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ा बहुत ये आप कह सकते हैं कि जो है हार्मोनल चेंजेस है, बट क्या इसमें बाहर का भी कोई रोल है, मतलब लाइक पॉल्यूशन वगैरह या फिर आपके खाने का भी? विरुद्धार, मैंगो शेक नहीं लेना चाहिए। दूध, आम और बाकी फल डाल देते हो, ठीक है। दूध में आपने एसिड मिला दिया। हम दूध को फाड़ने के लिए क्या करते हैं? नींबू मिलाते हैं, दूध फट जाता है। और आप वहां पे एसिडिक फूड ले रहे हैं। मैंगो इज एसिडिक, सेव इज एसिडिक, फ्रूट्स आर एसिडिक, एंड वी आर एडिंग इट। ठीक है, हम दूध के साथ मिला रहे हैं, उसे क्रश कर रहे हैं, एंड वी टेक इट एज अ शेक। आप सोचिए कि जिस दूध को हम फाड़ते हैं, ये दूध भी तो फट रहा होगा ना जाने के बाद पेट में, तो जहर बनाता होगा ना। ये जहर मेन है स्किन डिजीज का। मैंगो विद मिल्क ऑलवेज कोड बनाता है। इट्स अ प्रोन कॉमन, आपको स्किन डिजीज होगा ही होगा। ओके, तो मतलब शेक्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए? नहीं, शेक पीजिए ना, केवल फ्रूट्स का जूस बना लीजिए। दूध मत मिलाइए ना यार। बनाना शेक वगैरह लोग, बनाना शेक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें चूड़ा मिला लीजिए। शेक का तरीका भी तो बदल सकते हैं आप। उसमें वो चीजें मिलाइए जो उसकी क्वालिटी का है। हेल्दी नाश्ता किसे कहते हैं? हेल्दी नाश्ता लीजिए ना भाई। किसे कहेंगे? पोहा बना लीजिए ना, बिकॉज यू गॉट ग्राउंडनट इज अ वेरी गुड प्रोटीन एंड फैट का एक सोर्स है। ठीक है, जो छौंक आपने लगाया, दे आर डाइजेस्टिव। वेजीज आपने मिला दिया, सो यू गॉट ऑल द वाइटामिन्स, है ना। कुछ प्रोटीन भी मिला आपको उसमें से, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मिला, एंड स्पेशली यू गॉट सम विटामिन्स। एंड पोहा, चूड़ा is a carbohydrate. Okay. So you got a very ready breakfast. अच्छा, and very balanced. हो गया ना ब्रेकफास्ट। कब लेना है? 7:30 से 8:30 के बीच इसमें में। मेरा एक ना क्वेश्चन रहेगा कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक? मैम ये बहुत डिटेल है, सर्कैडियन साइकिल को समझाना। अगर आप बेसिक किसी को बेसिक अगर मैं रूटीन बताऊं तो आप किसी भी नॉर्मल इंसान को, अगर मैं एक नॉर्मल लूँ, आई डोंट टेक कि बहुत एबनॉर्मल हो, ओबीज हो, थिन हो, कोई भी हो। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान को लूँ तो उसको 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। और उठते ही बराबर रात को ब्रश करके सो के सुबह उठने के बाद उसको फर्स्ट हाफ अ कप ऑफ वाटर बिना ब्रश किए पीना चाहिए, बिकॉज द सलाइवा इन आवर माउथ इज अल्कली। तो वो पहला चीज होना चाहिए जो हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए, सो दैट इट विल मेंटेन द एसिडिटी लेवल। नेक्स्ट 7 से 7:30 बजे के बीच में यू शुड नीड डिटॉक्स वाटर। 7:30 से 8 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, एंड इट शुड बी हेल्दी। 10 से 11 बजे के बीच में आपको फाइबर लेना चाहिए, सलाद वगैरह, नॉट सलाद विद फूड, नो। सलाद खाने के साथ नहीं चाहिए हमें,
सलाद हमें खाना खाने से पहले चाहिए। खाना 1:30 से 2 बजे के बीच में होना चाहिए। 3 से 4 बजे यू नीड सम स्नैक्स, बट दैट स्नैक्स शुड बी ड्राई। भुजा हुआ चना, थोड़ा सा प्रोटीन का एक मिक्स, थोड़ा सा अंकुरित चनों का या अंकुरित दालों का थोड़ा सा मिक्सचर उसमें मिला दिया। और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर। 7 साढ़े 7 बजे तक मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम 8। 8 बजे तक आपको कैसे भी और करना 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। ये एक हेल्दी ये लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का रूटीन हो सकता है। ओके, अभी जैसे आप बता रही थी ना कि आपको जो है डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए, तो डिटॉक्स वाटर बनाएंगे कैसे? डिटॉक्स वाटर डिपेंड करता है आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति 3 तरह की होती है, वात, पित्त और कफ, और डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत होती है। तो आई कैन नॉट जस्ट सजेस्ट एनीथिंग। एलो जूस विथ वाटर, नॉर्मल वाटर में, ओके, ठीक है, स्लाइटली वार्म वाटर हो सकता है। एलो जूस विथ वाटर और लेमन वाटर, अगर वो एसिडिक नहीं है तो ओके। विल हेल्प। अच्छा, त्रिफला वाटर कैन बी टेकन बाय एनीवन। त्रिफला वाटर को लेकिन रात से बनाना पड़ता है। अच्छा, तो त्रिफला पाउडर को रात को 1 गिलास पानी में डाल के, त्रिफला का 1 चम्मच, 250 ml पानी होना चाहिए, और उसको रात को हम डाल के गुनगुने पानी में डाल के और छोड़ दे, कवर कर दे। दूसरे दिन मॉर्निंग में उसे डबल फिल्टर करें, और दैट वाटर कैन सर्व यू एज अ डिटॉक्स वाटर। ओके, तो एक और चीज़ ना कॉमनली देखने को मिलती है कि मॉर्निंग के टाइम पे ना, जैसे आप सो के उठे हो तो मॉर्निंग के टाइम पे पेट में ना एसिडिक सा आपको फील होता है, जल रहा है पेट। तो इसमें कैसे आप, मतलब क्या करना चाहिए, क्या आपका लेना रात चाहिए? का खाना डिपेंड करता है कि आपने रात को कब खाया है। अच्छा, ये टाइमिंग की वजह से होता है? एग्जैक्टली। ओके, मैंने क्या बताया आपको, 7:30-8 बजे आपको खाना खा लेना चाहिए, बिकॉज उसके बाद, खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा आपका टाइम चाहिए आपके खाने को हजम होने के लिए। एंड देन यू शुड बी ऑन बेड बाय 10। ठीक है, अगर आप इसको जितना भी लेट करते हैं, देन द बॉडी गोज इनटू रेस्टिंग फेज। गॉल ब्लैडर का डिटॉक्स टाइम होता है, लिवर का डिटॉक्स टाइम होता है। बॉडी अपने आप को क्लीन करने का अलग अलग टाइम रख रखी है, और उस टाइम पे आपका खाने का हजम नहीं करता, दैट इज रिपेयर टाइम। तो आप कुछ भी खाते हैं, अगर उसको ऑड टाइम पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई हैव अ रील ऑन दैट। तो अगर किसी को इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए तो कुछ आप हाँ। कुछ कहते हैं कि दही ले लो, ऐसा कुछ कहते हैं? नो वे। एसिडिक चीज़ एसिड को कम कर नहीं सकते। दही इज एसिडिक, कभी नहीं कम कर सकते। तो क्या लेना चाहिए, आप बताइए। सौंफ सौंफ का पानी। सौंफ का पानी, कुछ वो अलॉन्ग विद इट, प्रकृति क्या है आपकी? प्रकृति कैसे पता चलेगी किसी इंसान को? हर एक क्वालिटी का कुछ एक क्वालिटीज होते हैं। इट्स साइंस, यू कैन नॉट जस्ट टेक इट इनटू वर्ड्स, बट आपको मैं कुछ क्वालिटीज बता देती हूँ कि अगर आप वातिक हैं तो आपके बॉडी में पेन रहेगा, आपके हड्डियाँ जॉइंट्स में कट करेंगी, आपका शरीर रुक्ष होगा, मतलब आप ड्राई फील करेंगे हमेशा, तो आप वातिक हैं। पैक्टिक अगर हैं तो आपका खाना इनडाइजेशन होगा, आपको बेल्चिंग आएगी, है ना, और आपका हेयर फॉल होगा, है ना, और आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा। तो आप समझ जाइए कि आप पैक्टिक हैं, है ना। दीज आर फ्यू ऑफ द क्वालिटीज, मैं 100% नहीं बोल रही। और अगर आप कफज हैं तो आपको खांसी एक मेजर सिम्टम होगा, आपको किसी भी ठंडे चीज़ से तुरंत एलर्जी हो जाएगी, आप लेथर्जिक होंगे, है ना, योर बॉडी विल फील हैवी ऑलवेज, तो आप कफज हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वालिटीज़ है वेयर यू नो कि आप कौन सी प्रकृति के। बट जो ये आपको मैंने रेमेडी बताई, दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर। कफज को सौंफ नहीं दे सकते, एलो सभी के लिए हो सकता है क्योंकि वो त्रिदोष शामक है,
त्रिफलाइज त्रिदोषात्मक, ठीक है। लेकिन मैं कोई एक रेमेडी ऐसा नहीं बता सकती। अच्छा, इट डिपेंड बॉडी टू बॉडी। डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, इट इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड। ओके, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज कस्टमाइज्ड। ठीक है, जैसे आप बता ही रही थी कि ना हेल्दी आपका लाइफस्टाइल के लिए आपका जो है फूड साइकिल कैसे होना चाहिए, पर मैंने कई बार ऐसे भी देखा है, जैसे हमारे साथ ही होते हैं, बचपन से हमें सिखाया गया है कि आपको जो है रात को 1 गिलास दूध पी के सोना है, तो ये किस हद तक सही है? नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं? हमारी रात 7 बजे हुआ करती थी, अब ये 10, 11, 12 बज गए, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बताया कि भाई रात को दूध को हजम करने के लिए हमें अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डाइजेशन के लिए, और आप अगर रात को 10 बजे डाइजेशन को देंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस समय चालू नहीं है, है ना, उस समय टाइम किसी और ऑर्गन का है, तो आपका दूध तो हजम ही नहीं होगा। और जब हजम नहीं होगा कोई चीज़ तो वो आपके अंदर बेमतलब का पड़ा हुआ है, और जब बेमतलब का पड़ा हुआ है तो नेचुरल है वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा आपको। तो रात को दूध पीना अच्छा तभी होता है जब आप दूध भी देसी हो, आपका रहन सहन भी देसी हो, मतलब 7, 7:30 बजे। और दूध को भी कौन सा दूध पी रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। आजकल हम लोग भैंस के दूध को इसीलिए बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि हमें मिलता है, देसी गाय तो मिलती ही नहीं है ना, देसी गाय की नस्ल तो खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो बाकी किसी गाय को हम हेल्दी नहीं मानते। आयुर्वेद में गाय का दूध माता के दूध के साथ सेम किया गया है, इसीलिए गो माता बोला जाता है। बिकॉज अगर हमें मदर की दूध को रिप्लेस करना होगा तो वो गो माता का दूध रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दैट मिल्क इज नियर अबाउट इक्वल टू क्वालिटी ऑफ दैट मिल्क। बट मैंने आपको बताया कि वो कौन सी गाय होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या खानी चाहिए और कैसा रहन सहन होना चाहिए, तो उसी गाय का होना चाहिए। उस दूध के अलावा बाकी सारी दूध मिथ है। ओके, इसके अलावा जैसे आजकल महिलाओं में खासकर यंग एज में ना लड़कियों को जो है थायराइड की दिक्कत होने लग रही है, क्यों हो रही है ये दिक्कत? थायराइड इज अ ग्लैंड अवेलेबल इन आवर थ्रोट, और इट्स अ हार्मोन सोर्स। तो थायरोक्सिन और कई सारे हार्मोन्स थायराइड से पैदा होती हैं, एंड दे रेगुलेट आवर ओवरियन साइकिल। हमारा जो पीरियड्स है वो उसी से रेगुलेट होता है। तो अगर हमारा किसी वजह से ओवरीज में कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, तो आपका हार्मोन साइकिल गड़बड़ हो गया, तो द फर्स्ट हार्मोन विच इफेक्ट होता है वो थायराइड है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है जो डायरेक्टली थायराइड पे काम करता है, और स्ट्रेस को आप छोड़ नहीं सकते। छोटे बच्चों से शुरू करके, छोटे बच्चों को बॉयफ्रेंड की टेंशन है ना, और आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, देयरफॉर आई एम सेइंग दैट लड़कों को भी गर्लफ्रेंड की चिंता होती है ना। दे आर मोर टुवर्ड्स स्क्रॉलिंग, दे आर मोर बिजी ऑन स्क्रीनिंग, दे आर नॉट रेस्टिंग, है ना। तो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, एंड व्हेन कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड, आप समझ जाइए कि आपके सारे बॉडी के सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, एंड दैट्स द मेन रीज़न फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो इसका कोई क्योर है आयुर्वेद में कि आप जो है हाँ, आयुर्वेद से इसको रिवर्स कर सकते हैं? जनरली ऐसा कहा जाता है ना कि थायराइड मेडिसिन है। कांचनार एक पौधा है जिससे बनाई हुई दवाइयाँ थायराइड में बहुत अच्छा काम करती है। वी गिव देम। कांचनार गूगल के नाम से शास्त्रीय आती है, और कुछ कंपनीज उसको डिफरेंटली तैयार करती हैं, एंड वो काम आती हैं। बट द मेन थिंग यू नीड टू डू इज डिस्ट्रेस योरसेल्फ। मैंने ऐसे सुना था अगर आप थायराइड में ना धनिए का पानी लेते हैं मॉर्निंग में, धनिया डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करता है, तो धनिया का पानी हमारे थायराइड में कोई काम नहीं करता। रादर मेथी इज मोर हार्मोनोगाक। मेथी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे हर हार्मोन में काम करता है। अच्छा, मेथी का पानी हर किसी कोई ले सकता है? मेथी का पानी हर हार्मोन्स के लिए काम करता है।
और हर कोई ले भी सकता है कि अगर हर कोई ले मॉर्निंग। सकता है ब्लड प्यूरिफायर के तरीके से। और मेथी का पानी, हम लोग अपने छौंक में मेथी इसीलिए डालते थे कि मेथी हमारे मुंह में जाएगा और उसे हम चबा के खाएंगे। एंड सी, छौंक में डालते थे तो कितना अमाउंट में खाते थे। अब क्या करते हैं लोग, 1 चम्मच मेथी भिगो देते हैं, उसको फिर वो पानी पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है आप मेथी कितना ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कर सकते, बट मेथी वाटर विल हेल्प। धनिया पानी डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। Okay. एक और मेजर प्रॉब्लम आजकल जो है खासकर मेल्स में तो दिखने को मिल रही है, फीमेल्स में भी है, हेयर लॉस का है। अर्ली एज पे या तो हेयर लॉस हो जा रहा है या अर्ली एज पे वाइट बाल उनके आने लग रहे हैं। हाँ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड हेयर तो ये किस ये विटामिन डेफिशिएंसी है ना। बायोटिन डेफिशिएंसी से हमारा हेयर फॉल होता है। क्या इसको ऐसे तो- सही कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लॉट ऑफ वेजीज विल हेल्प। लॉट ऑफ वेजीज अगर हम सलाद के रूप में खाते हैं, या डायरेक्ट वेजीज हम रोटी में डाल के खाते हैं, या डायरेक्ट वेजी हम कम बॉयल करके खाते हैं। विटामिन्स आर लॉस्ट व्हेन यू ओवर कुक योर फूड। हम किसी भी वेजिटेबल्स को जब ओवर कुक कर लेते हैं तो हम उसका क्वालिटी खराब कर देते हैं। क्या शैम्पू इसमें कहीं रोल प्ले एक्सटर्नल करता है? चीज़ें कोई भी काम नहीं करती। हाँ, केमिकल शैम्पू छोड़ के अगर आप शिकाकाई, मेथी और गुड़हल, भिंडी, इन सबको अगर आप नेचुरल वे में, आंवला, इनका जो शैम्पू पहले बनाया करते थे हम, रीठा आंवला शिकाकाई का शैम्पू जब बनता था, वो इसमें बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आशुकारी स्किन से एब्जॉर्ब होती हैं, बट नॉट दिस केमिकल्स, दे ऑलवेज क्रिएट अ मेस। ओके, ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है बालों के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुब्रिकेशन इज नीडेड फॉर एवरीथिंग। ओके, तो किस चीज़ का ऑयल लगाना चाहिए? बेस्ट क्या होता है कि आपको ये व्हाट योर हेयर आर। ओके, ये भी हेयर पे पोरोसिटी पे डिपेंड करता पोरोसिटी पे है। डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ योर हेयर डिपेंड्स। आपकी पोरोसिटी कैसी है ना, हाई, मिड और लो, तो आपको उसी अनुसार ऑयलिंग होती है। तो ऑयलिंग इज अ मस्ट। और ऑयलिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऑयल थोड़ा सा गर्म करके आप लगाइए और उसे बाल पे लगे रहने दीजिए। कवर इट विथ समथिंग सो दैट कि उसकी गर्मी अंदर बनी रहे एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्किन। और उसके बाद ओवरनाइट रख के दूसरे दिन वॉश कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका ऑयल आपके हेयर्स में रहता है तो इट्स वेरी गुड। लेकिन आजकल फैशन का ज़माना है, दे डोंट कीप इट चिप होगा, है ना। तो अगर आपको वॉश भी करना है देन ऑल्सो देयर लीव्स जो ऑयल का कुछ पोर्शन आपके बालों में रहेगा, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, तो आपको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑयल की ज़रूरत है। इट इज़ अ न्यूट्रिशियस, लेकिन प्योर होना चाहिए। देयर कम्स द प्योरिटी। तो प्योरिटी है तो आजकल प्योरिटी मैटर करती है। कोई भी ऑयल हो, अगर वो प्योर है तो इट विल वर्क, नहीं है तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगा। ओके, इसके अलावा आजकल ना जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह दिखाते रहते हैं कि क्या बोलते हैं, आप जो है अपने बालों पे ये लगाओ देन आपके बाल लंबे हो जाएंगे, आपके बाल मजबूत हो हो जाएंगे। सकते हैं, हो सकते हैं। अगर आप मेथी और गुड़हल और भिंडी का अगर आप पेस्ट बनाते हैं, फ्लैक्स सीड का पेस्ट बनाते हैं एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर हेयर्स, आपके बाल ग्रेजुअली अच्छे होंगे, क्वालिटी ऑफ हेयर विल इम्प्रूव। ठीक है, केले का मास्क आपके हेयर्स को सॉफ्ट करता है। ओके, केले का मास्क कैसे बनाना है? केले का मास्क कुछ नहीं बनाना, आपको कोकोनट ऑयल प्योर लेना है और केला और कोकोनट ऑयल दोनों को ग्राइंड कर देना है। Okay. आप ग्राइंड ही करेंगे, उसे पीसेंगे तो है नहीं, ग्राइंड कर दीजिए, मेक इट अ पेस्ट। ठीक है, और उस पेस्ट को अपने हेयर में लगाइए, लिव इट, स्टीम इट एंड देन वॉश इट। ठीक है, आपका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। गीले बालों पे लोग अक्सर बोलते हैं गीले बालों पे कंघी नहीं करनी, इससे बाल ज़्यादा टूटते हैं, क्या ये सही है? अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो वो वैसे भी टूटेंगे और गीले कंघी करने से भी टूटेंगे, चाहे गीले में करें चाहे सूखे में करें। कंघी सर्कुलेशन बढ़ाती है। ठीक है, गीले में या सूखे में इसका कोई मायने नहीं था, ये मिथ्स हैं जो डाले गए हैं। गीले में
हम कई बार आधा गीला छोड़ देते हैं, दैट अट्रैक्ट्स फंगस। ठीक है, तो गीले बालों को रखना नहीं है ना। अगर आपने बाल धोए हैं तो ड्राई इट वेल, है ना। दूसरा, कंघी आप कभी भी करिए, वो सर्कुलेशन बढ़ाएगा। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो गीले में करें चाहे सूखे में करें, वो हेयर फॉल। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए कोई है कुछ, क्या लगाएं बालों पे? मेहंदी, रॉ मेहंदी, मेहंदी का पत्ता पीसिए और उसमें आंवला मिलाइए और उसमें मेथी मिलाइए और उसका पेस्ट बना के और फिर आप अपने बालों में अप्लाई करिए। दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारे बालों के लिए चाहिए, एंड इट इम्प्रूव्स द हेयर कंडीशन। ठीक है ना, तो ये जो एक कॉम्बो है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। आंवला इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। इवन आप खाली आंवला, सूखा हुआ आंवला या अगर कच्चा आंवला आपको मिलता है, आप उसको लाके और क्रश कर दीजिए और उसका पानी में उबाल दीजिए और उसके बाद उसको साइड में रख दीजिए। उस पानी को अगर आप हेयर में कंप्लीटली जड़ों में लगाते हैं, दैट इज़ रिच इन विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। टेक्सचर ऑफ योर हेयर विल श्योरली इम्प्रूव। काले भी होंगे जो प्रीमेच्योर होते हैं, that graying will also decrease. आपको vitamins चाहिए, like our body needs vitamins and minerals, your hair also needs vitamins and minerals, and because these are dead tissue, they don't heal themselves. Okay. तो आपको heal करना पड़ेगा। The quality of nails depends on vitamins. ठीक है ना, अगर आपके पास कैल्शियम पूरा है तो आपके नेल्स चिप्ड नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपको कैल्शियम कम है, इट विल चिप। आप कैसे भी उसको बचा नहीं सकते। फोलेट नहीं है तो आपका नेल चिप रहेगा, है ना। तो सेम हैपन्स विद हेयर्स ऑल्सो, कि आपको उसका नीडेड न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ठीक है, सेम कम्स विद पिगमेंटेशन ऑल्सो। पिगमेंटेशन इज नॉट द आउटर लेयर ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन इज डीप। पिगमेंटेशन क्यों होते हैं, मतलब ये पिगमेंटेशन इज ऑल्सो एंड ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स। ओके, स्किन विटामिन्स। ओके, स्किन विटामिन। ठीक है, और उसी की वजह से आपको पिगमेंटेशन होता है। कैल्शियम की डिफिशिएंसी से पिगमेंटेशन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की डिफिशिएंसी से पिगमेंटेशन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से आपको एक्ने निकलता है। अगर आपको कोई मैसेज देना हो विमेन को हेल्थ से रिलेटेड, तो वो मैसेज क्या होगा? चेंज 4 थिंग्स इन योर लाइफ। 4 चीज़ें बदल दीजिए अपनी लाइफ में, आप हेल्दी हो जाएंगे और लाइफ विल चेंज फॉर यू। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकंड इज सेल्फ लव, थर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस कर लीजिए अपने आप को, एंड फोर्थ, प्लीज डोंट बिकम सर्व रोगहारी, है ना। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हूँ और मैं इसको हल करूँगी तो ही होगा, या सब कुछ मैं करूँगी, इस फीलिंग को छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सत्य भामा जी, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट समय थोड़ा कम पड़ता है। समय कम पड़ जाएगा। आयुर्वेदा एक्चुअली में बहुत वास्ट है ना, बहुत वास्ट है। ओके, थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस टाइमिंग, एंड एटलीस्ट आप लोग अवेयरनेस की तरफ काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वुमेन्स अवेयरनेस इज़ अ मस्ट, क्योंकि अगर फैमिली में एक वुमेन चेंज हो जाती है तो एक पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। सो यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी टू गेट अवेयर, एंड थैंकफुल फॉर दैट।